सोनगढ़ नाम के एक शहर में सोमनाथ नाम का एक ज्योतिषी रहता था। वह लोगों के हाथ की रेखाएं देखकर उनका भविष्य बताता था और साथ ही ऐसे उपाय भी सुझाता था जिनसे भविष्य में आने वाली मुसीबतों को टाला जा सके। उसे अपनी ज्योतिष विद्या पर बहुत घमंड था। वह अक्सर लोगों से कहता, मैं न सिर्फ भविष्य देख सकता हूं बल्कि किसी का भविष्य बदल भी सकता हूं। अपने इस दावे को साबित करने के लिए वह हमेशा किसी मौके की तलाश में रहता। एक दिन सोमनाथ किसी काम से दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जब वह जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत गरीब आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। सोमनाथ के मन में ख्याल आया, क्यों न इस आदमी के हाथ की रेखाएं देखकर इसका भाग्य पता करो और फिर इसके भाग्य को बदलने की कोशिश करो। यह सोचकर वह उस आदमी के पास गया और पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो? वह आदमी बोला, मैं सीतापुर गांव का रहने वाला हूं और मेरा नाम नंदू है। मैं बहुत गरीब हूं। आज सुबह ही मेरी पत्नी ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया। उसने कहा है कि मैं जाकर बहुत सारा पैसा कमाकर लाऊं, इसलिए मैं किसी काम की तलाश में घर से निकला हूं और चलते चलते थककर इस पेड़ के नीचे बैठ गया। नंदू की बात सुनकर सोमनाथ ने कहा, नंदू, मैं सोनगढ़ का मशहूर ज्योतिषी सोमनाथ हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूं। नंदू हैरान होकर बोला, क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ नंदू, ऐसा हो सकता है, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। नंदू ने पूछा, कष्ट? कैसा कष्ट? सोमनाथ ने कहा, मुझे तुम्हारे हाथों में राजयोग की रेखा बनानी पड़ेगी। लेकिन हाथ में ऐसी रेखा कैसे बनाई जा सकती है? ज्योतिषी ने कहा, मुझे कटार से तुम्हारी हथेली पर एक रेखा खींचनी होगी। इससे तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और तुम्हारे बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। नंदू सोच में पड़ गया और थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मुझे आपकी बात मंजूर है ज्योतिषी जी। आप जल्दी से मेरी हथेली पर ऐसी रेखा खींच दीजिए। यह सुनकर ज्योतिषी ने अपनी कटार निकाली और नंदू के हाथ में राजयोग की रेखा बना दी। फिर बोला, नंदू, अब तुम यहां से जाओ। तुम्हारी किस्मत में राजयोग बन चुका है। जल्द ही तुम किसी देश के राजा बन जाओगे। नंदू ने ज्योतिषी को प्रणाम किया और वहां से चल दिया। उसके जाने के बाद ज्योतिषी भी सोनगढ़ की ओर निकल गया। नंदू खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। राजा बनने की खुशी में वह काम धंधे की बात भूल गया था। अब वह सोच रहा था, जब मैं राजा बन जाऊंगा तो अपने गांव वालों को दिखाऊंगा कि मैं निखट्टू नहीं हूं। मुझे राजा बना देखकर मेरी पत्नी जानकी और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। चलते चलते वह एक नगर के पास पहुंच गया और सोचा, इस नगर में जाने से पहले क्यों न मैं इस मंदिर में सर झुकाऊं। यह सोचकर नंदू पास के एक मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरी पुकार सुनो और मुझे गरीब से राजा बना दो। नंदू भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था कि तभी दो सैनिक आए और बोले, तुम्हें हमारे महामंत्री जी ने बुलाया है। नंदू ने पूछा, लेकिन क्यों? इसका जवाब तो महामंत्री जी ही देंगे। वे मंदिर के आंगन में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नंदू ने कहा, अच्छा तो चलो। नंदू उन सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के आंगन में पहुंचा, महामंत्री ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और कहा, आइए हुजूर, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। नंदू सोचने लगा, ये महामंत्री मुझे इतना आदर क्यों दे रहा है? ये सब क्या माजरा है? कहीं मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंसने वाला? नंदू को सोच में पड़ा देखकर महामंत्री ने कहा, हुजूर, आप मन में कोई शंका न रखिए, हम तो आपको एक बहुत ऊंचे पद पर बिठाने वाले हैं। नंदू ने पूछा, ऊंचा पद? वो कौन सा? महामंत्री ने कहा, हाँ हुजूर, आज से आप उदयपुर राज्य के नए राजा होंगे। यह सुनकर नंदू हैरान रह गया और बोला, राजा? और मैं क्या सुन रहा हूं? कहीं मैं खुली आंखों से सपना तो नहीं देख रहा? नहीं हुजूर, यह सपना नहीं बल्कि सच है। आज सुबह ही उदयपुर के महाराज उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए इस राज्य के रिवाज के अनुसार राजा की मृत्यु के दिन जो भी परदेसी सबसे पहले इस मंदिर में सर झुकाता है वही राजा बनता है।
और आप पहले परदेसी हैं जिसने हमारी इस प्रथा को पूरा किया है, इसीलिए आज से आप हमारे राजा हैं। नंदू मन ही मन सोचने लगा, ज्योतिषी ने मेरे हाथ में जो रेखा बनाई थी उसने इतनी जल्दी अपना कमाल दिखा दिया, मैं तो सच में राजा बन गया। तभी महामंत्री ने उसे झकझोरते हुए कहा, हुजूर, आप किस सोच में डूब गए? सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ महल में चलिए, वहां आपका आज ही राज तिलक किया जाएगा। नंदू खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ मंत्री जी, जल्दी चलिए। और फिर मंत्री आदर सहित नंदू को राजमहल में ले गया। वहां नंदू का राज तिलक किया गया। महामंत्री ने सभी को बताया, नगरवासियों, आज से राजा अमर प्रभा सिंह हमारे नए राजा है। सभी नगरवासी राजा की जय कहने लगे। भाग्य बदलते ही नंदू अब राजा बन चुका था, साथ ही वह नंदू से अमर प्रभा सिंह हो गया था। दूसरी तरफ नंदू की पत्नी जानकी सोच रही थी, क्या बात है, बच्चों के बापू आज दोपहर से गए हैं, अब तक घर वापस क्यों नहीं लौटे? दोपहर में मैंने गुस्से में आकर उन्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया था, कहीं मुझसे नाराज होकर वे कहीं चले तो नहीं गए? जब काफी देर हो गई और नंदू घर नहीं लौटा तो जानकी परेशान हो उठी और बोली, हे भगवान, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? सारे गांव वालों से पूछ लिया पर उनका कोई पता नहीं चल रहा। गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने दोपहर को उसे गांव से बाहर जाते देखा था, वे कहाँ गए होंगे? उधर राजा बन चुका नंदू सोच रहा था, भगवान, जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे सबके दिन फिरे। अब मैं इस राज्य का राजा बनकर यहाँ राज करूंगा और अपने गांव कभी वापस नहीं जाऊंगा। कल ही मैं सैनिकों को भेजकर जानकी और बच्चों को यहाँ बुलवा लूंगा, वे मुझे राजा बना देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन तभी उसके मन में दूसरा विचार आया, अगर जानकी और बच्चों को बुलवाया तो उन्हें देखकर यहाँ के लोगों को पता चल जाएगा कि मैं असल में बहुत गरीब परिवार से हूँ। नहीं, मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलवाऊंगा और अपना पता भी नहीं दूंगा। जानकी ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरा अपमान किया, वह मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है। अब तो मैं राजा बन गया हूं, अब मैं किसी देश की राजकुमारी से शादी करूंगा। यह सोचकर नंदू ने आंखें बंद की और चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन उसने महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जी, हम सोनगढ़ के ज्योतिषी सोमनाथ को यहाँ बुलवाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री ने तुरंत एक सैनिक को आदेश दिया कि वह सोनगढ़ जाए। सैनिक सोनगढ़ पहुंचकर ज्योतिषी सोमनाथ से मिला और बोला, ज्योतिषी जी, आपको उदयपुर के राजा अमर प्रभा सिंह ने बुलाया है। मुझे आदेश है कि मैं आपको साथ लेकर उदयपुर वापस आऊं। ज्योतिषी सोचने लगा, उदयपुर के राजा ने मुझे याद किया है, लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं, फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज्योतिष विद्या की ख्याति उन तक पहुंच गई है और वे अपना हाथ दिखाकर भविष्य जानना चाहते हैं। सोमनाथ ने सोचा, यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। और फिर सैनिक ज्योतिषी को लेकर राजा अमर प्रभा सिंह के सामने पहुंचा। जब ज्योतिषी वहां पहुंचा तो उसने नंदू को देखते ही कहा, अरे नंदू, तुम? तब नंदू ने कहा, धीरे बोलिए ज्योतिषी जी, अब मैं नंदू नहीं बल्कि राजा अमर प्रभा सिंह हूं। ज्योतिषी बोला, तुम इतनी जल्दी राजा बन गए? ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। राजा बोला, ज्योतिषी जी, यह सब आपकी कृपा का फल है। अगर आपने मेरे हाथ में कटार से वह रेखा नहीं बनाई होती तो आज मेरा भाग्य नहीं बदलता। आपके कारण ही मैं राजा बना हूं, इसलिए मैं इनाम के तौर पर आपको हीरे जवाहरातों से लदे 5 हाथी और 10,000 सोने की अशर्फियां देने की घोषणा करता हूं। इनाम की बात सुनकर ज्योतिषी बहुत खुश हो गया और बोला, धन्यवाद महाराज, मैं आपकी यह भेंट स्वीकार करता हूं। इसके बाद राजा ने कहा, ज्योतिषी जी, आप समय समय पर हमसे मिलते रहिएगा, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी होगी। ज्योतिषी बोला, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और फिर राजा को प्रणाम करके ज्योतिषी इनाम लेकर अपने शहर लौट गया। ज्योतिषी के जाने के बाद नंदू मन ही मन सोचने लगा, अब मैं इस देश का राजा बन गया हूं, मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे उदयपुर की सारी प्रजा पर मेरी धाक जम जाए। क्यों न मैं पड़ोसी राजा पर हमला करके उसे हरा दूं और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लो। ऐसा करने से मेरा राज्य और बड़ा हो जाएगा और लोग मेरी वाहवाही करेंगे। यह सोचकर उसने महामंत्री को बुलाया और कहा, महामंत्री जी,
हमारे राज्य का सबसे नजदीक का पड़ोसी राज्य कौन सा है और वहां का राजा कौन है? महामंत्री बोला, महाराज, हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ सबसे नजदीक का राज्य सूरजपुर है और वहां राजा जगत देव का शासन है। यह सुनकर नंदू ने कहा, महामंत्री जी, सेना को तुरंत युद्ध के लिए तैयार करो। हम आज ही युद्ध के लिए निकलेंगे। महामंत्री चौंक कर बोला, युद्ध? महाराज, आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? हमारी तो किसी राजा से दुश्मनी नहीं है। राजा जगत देव के साथ तो हमारे दोस्ताना संबंध है। आपसे पहले वाले महाराज उदय सिंह की तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। यह सुनकर नंदू भड़क उठा और बोला, महामंत्री जी, मैंने आपको यहां उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया। राजा आप हैं या हम? महाराज, राजा तो आप ही हैं, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी आप राजनीति में नए हैं, इसलिए राजा जगत देव पर हमला करने जैसे गलत निर्णय न लें। एक बार इस बारे में अच्छी तरह से सोच लीजिए। मैं मानता हूं कि सूरजपुर हमारे राज्य से छोटा है और राजा जगत देव के पास सेना भी कम है। हमला करने पर उसकी हार और हमारी जीत पक्की है, लेकिन बिना किसी कारण के राजा जगत देव पर हमला करना समझदारी नहीं होगी। नंदू बोला, बस बस मंत्री जी, बहुत हो चुका। आप अपना भाषण बंद कीजिए। हम राजा हैं और राजा एक बार जो फैसला करता है उसे बदलता नहीं। युद्ध तो अब होकर रहेगा। जाइए, आप जाकर तुरंत सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दीजिए। महामंत्री बोला, जैसी आपकी इच्छा महाराज। आपको समझाना मेरा कर्तव्य था और मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। मैं अभी सेनापति जी को आपका आदेश सुना देता हूं। इतना कहकर महामंत्री वहां से चला गया। सेनापति के पास पहुंचकर महामंत्री ने कहा, सेनापति जी, हमारे राजा अमर प्रभा सिंह आज ही सूरजपुर पर हमला करना चाहते हैं। आप जल्दी से पूरी सेना को इकट्ठा कीजिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। सेनापति बोला, महाराज को यह क्या सूझा? मंत्री जी, आपने महाराज को इस हमले के लिए मना नहीं किया। सेनापति जी, मैंने महाराज को बहुत समझाया, पर वे अपनी जिद पर अड़े हैं, इसलिए अब युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सेनापति बोला, तो ठीक है महामंत्री जी, राजा के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं जल्दी ही सारे सैनिकों को इकट्ठा करता हूं और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करता हूं। और फिर युद्ध की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। उसी दिन दोपहर को राजा अमरप्रभा अपनी सारी सेना लेकर सूरजपुर की ओर चल पड़ा। जब राजा जगत देव को इस बात की खबर मिली तो वह सोचने लगा, उदयपुर के नए राजा को यह क्या सूझी? क्या वहां के महामंत्री जी ने उन्हें नहीं बताया कि हमारा तो उनके राज्य से दोस्ताना संबंध है, परंतु जब संकट आ ही गया है तो युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन हमारी छोटी सी सेना उदयपुर की बड़ी सेना का मुकाबला कैसे करेगी? खैर, नतीजा जो भी हो, हमें तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए। राजा जगत देव ने उसी समय अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। जल्दी ही उदयपुर और सूरजपुर की सेनाएं आमने सामने थी। कुछ ही घंटों में सूरजपुर की छोटी सेना युद्ध भूमि में हार गई और उसके सैनिकों के पांव उखड़ने लगे। यह देखकर राजा जगत देव सोचने लगा, इससे पहले कि मेरी पूरी सेना खत्म हो जाए और उदयपुर का नया राजा मुझे कैदी बना ले, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, वरना वह मुझे कैद करके मार डालेगा। यह सोचकर राजा जगत देव ने अपना घोड़ा युद्ध भूमि से बाहर की ओर मोड़ लिया। जल्दी ही वह रणभूमि से काफी दूर पहुंच गया और सोचने लगा, अब मैं यहां से कहां जाऊं? उसके मन में यह विचार भी आया, राजमहल में मेरी महारानी और युवराज अकेले रह गए हैं। मुझे अपने गुरु वामदेव ऋषि के आश्रम में जाना चाहिए। शायद वे मुझे कोई रास्ता दिखाए। वहां पहुंचने के बाद मैं महारानी और युवराज को भी वहीं बुलवा लूंगा। वामदेव ऋषि का आश्रम पास ही था। राजा ने अपना घोड़ा आश्रम की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी देर में वह आश्रम में पहुंच गया और ऋषि से बोला, प्रणाम गुरुदेव। ऋषि ने पूछा, बेटा जगतदेव, तुम यहाँ कैसे और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? गुरुदेव, उदयपुर के नए राजा ने सूरजपुर पर अचानक हमला कर दिया और अपनी सेना को हारते देखकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। गुरुदेव ने कहा, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ बेटा। गुरुदेव, मैं राजमहल में अपनी महारानी त्रिशला और युवराज को अकेला छोड़ आया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु उन्हें मार डाले। गुरुदेव ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी अपने किसी शिष्य को सूरजपुर की तरफ भेजता हूँ और तुम्हारे परिवार को यहाँ सुरक्षित बुलवा लूंगा।
तुम चिंता मत करो। और फिर उसी समय वामदेव ऋषि ने अपने एक शिष्य को राजा जगत देव के घोड़े पर बिठाकर सूरजपुर की तरफ रवाना कर दिया। उधर युद्ध भूमि में महामंत्री ने कहा, महाराज, सूरजपुर की सारी सेना अब हार चुकी है। अब आपका क्या आदेश है? राजा अमरप्रभा ने कहा, महामंत्री जी, राजा जगतदेव अभी हमारे कब्जे में नहीं आए, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए जल्द से जल्द राजमहल पर हमला किया जाए। सैनिक मारकाट मचाते हुए उस कमरे में जा पहुंचे जहां महारानी त्रिशला और युवराज थे। उन दोनों को बंदी बना लिया गया और राजा ने आदेश दिया, इन दोनों को गिरफ्तार करके कालकोठरी में डाल दो। राजा के आदेश पर महारानी और युवराज को कालकोठरी में डाल दिया गया। तब नंदू ने कहा, महामंत्री जी, राजा जगतदेव नहीं मिले तो क्या हुआ? उनकी पत्नी और बेटा तो हमारे कब्जे में है। एक दिन राजा भी हमारे कब्जे में आ जाएंगे। यह सुनकर महामंत्री मन ही मन सोचने लगा, लगता है अमरप्रभा सिंह को राजा बनाकर हमने गलती की। यह तो बहुत क्रूर है, जो औरतों और बच्चों को भी कैदखाने में रखता है। ठीक उसी समय वामदेव ऋषि के शिष्य ने सूरजपुर में प्रवेश किया और उसने लोगों को बातें करते सुना। राजा जगतदेव तो कहीं भाग गए हैं, लेकिन राजा अमरप्रभा ने महारानी त्रिशला और युवराज को कैद कर लिया है। उनकी बातें सुनकर शिष्य सोचने लगा, यह अच्छा नहीं हुआ। मैं तो महारानी और युवराज को लेने आया था, पर उन्हें तो दुश्मनों ने कैद कर लिया। अब मेरा महल में जाना बेकार है, मुझे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। यह सोचकर शिष्य वहीं से वापस लौट गया। आश्रम में पहुंचकर उसने यह खबर ऋषि और राजा दोनों को दे दी। तब राजा जगतदेव रोते हुए बोले, गुरुदेव, उसने मेरी रानी और बेटे को कैद कर लिया। ये उसने अच्छा नहीं किया। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ यह अन्याय हुआ? इतना कहकर राजा जगतदेव फूट फूट कर रोने लगा। तब गुरुदेव ने उसे दिलासा दिया और कहा, बेटा, तुम धीरज रखो, पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। एक दिन राजा अमरप्रभा सिंह को उसके पापों की सजा मिलेगी। गुरुदेव, मेरा तो सब कुछ लौट गया, अब मैं कहाँ जाऊं? गुरुदेव बोले, बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब तुम यही आश्रम में रहोगे। मैं वादा करता हूं कि किसी तरह तुम्हें तुम्हारी रानी और बेटे को वापस दिलवा दूंगा। राजा जगतदेव ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। दूसरी तरफ राजा अमरप्रभा ने सूरजपुर में घोषणा की, सूरजपुर के वासियों, आज से सूरजपुर राज्य हमारे अधीन रहेगा। आज से इस राज्य पर मेरा ही हुक्म चलेगा। ये सुनकर सूरजपुर के लोग डर गए। घोषणा के बाद राजा अमरप्रभा उदयपुर वापस लौट आया। धीरे धीरे इस घटना को 5 दिन बीत चुके थे। 5वें दिन महामंत्री राजा से बोले, हुजूर, हमारे यहाँ रिवाज है कि जब भी इस देश का कोई नया राजा बनता है तो वह सबसे पहले जंगल में शिकार करने जाता है और इस शिकार पर राजा को अकेले ही जाना होता है। महामंत्री जी, अगर ऐसी बात थी तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? राजा बनते ही मैं सबसे पहले यही काम करता। महाराज, आपने इस बात को बताने का मौका ही कहाँ दिया? राजा बनते ही आप तो सूरजपुर पर हमला करने चल दिए। तब अमरप्रभा सिंह बोला, खैर कोई बात नहीं महामंत्री जी, तब न सही, हम अब शिकार के लिए जंगल में चले जाते हैं। और फिर नंदू उसी समय घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। उधर राजा जगतदेव, जो अपने गुरुदेव की कुटिया में रह रहा था, गुरुदेव ने उससे कहा, राजन, मैंने अपने योग्य बल से पता कर लिया है कि तुम्हारा शत्रु राजा अमरप्रभा सिंह आज इस वन में शिकार करने आएगा। यह सुनकर राजा जगतदेव चौंक पड़ा और बोला, अच्छा, तब तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे उससे अपनी बर्बादी का बदला लेना है। राजन, तुम क्रोध में मत आओ। अगर तुम अपने हाथों से अमरप्रभा सिंह की हत्या करोगे तो तुम्हें हत्या का पाप लगेगा। तुम बदला अवश्य लो, लेकिन ऐसे तरीके से कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। राजा ने कहा, ऋषिवर, मैं आपकी बात नहीं समझा। राजन, मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। राजा अमरप्रभा एक हिरण का पीछा करते हुए हमारी कुटिया तक आएगा। जब हिरण यहां पहुंचेगा, ठीक उसी समय तुम्हें अमरप्रभा सिंह से मिलना है। और फिर गुरुदेव राजा जगतदेव को अपनी योजना समझाने लगे। पूरी योजना सुनने के बाद राजा ने कहा, गुरुदेव, आपकी योजना तो बहुत अच्छी है। इस योजना से मैं बिना मतलब के रक्तपात से भी बच जाऊंगा।
अब मैं आपके कहे अनुसार ही चलूंगा। गुरुदेव ने कहा, तो जाओ, आश्रम के बाहर जाकर अमर प्रभा सिंह के आने की प्रतीक्षा करो। जब राजा अमर प्रभा वन में पहुंचा तो वह सोचने लगा, नंदू, तूने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चींटी तक नहीं मारी और अब भयंकर जानवरों का शिकार करने निकला है। तुझे न तीर चलाना आता है न निशाना लगाना। ऐसी हालत में तू शिकार कैसे करेगा? यह सोचते सोचते वह जंगल में आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे एक हिरण दिखाई दिया। कितना सुंदर हिरण है, मुझे इसी का शिकार करना चाहिए। नंदू ने तुरंत अपना घोड़ा हिरण के पीछे लगा दिया। हिरण दौड़ता हुआ वामदेव ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गया और अचानक झाड़ियों में गायब हो गया। नंदू सोचने लगा, अरे ये हिरण कहाँ गायब हो गया? पास में ही साधु के बीच में खड़ा राजा जगतदेव सोचने लगा, हिरण का पीछा करते हुए अमर प्रभा सिंह आश्रम के पास आ गया है, अब मुझे इसके पास जाना चाहिए। वह तुरंत नंदू के पास पहुंचा और बोला, राजन, लगता है आप जंगल में रास्ता भटक गए हैं। नंदू बोला, ऋषिवर, मैं एक हिरण का पीछा करते करते यहां तक आ गया हूं, पर यहां आकर वह हिरण न जाने कहां गायब हो गया। साधु के वेश में खड़ा जगतदेव बोला, वह हिरण यही कहीं छुप गया होगा। अब आप यहां तक आ ही गए हैं तो थोड़ी देर मेरी कुटिया में आराम कर लीजिए। नंदू ने कहा, ऋषिवर, सचमुच घोड़ा दौड़ाकर मैं बहुत थक गया हूं। नंदू को साथ लेकर राजा जगतदेव आश्रम में पहुंचे और उसे खाने के लिए कुछ फल दिए। नंदू को भूख लगी थी, उसने तुरंत फल खाना शुरू कर दिया। फल खाने के बाद वह कुटिया में लेट गया और थकान के कारण उसे नींद आ गई। वह बहुत देर तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था। साधु वेशधारी जगतदेव बोले, राजन, वन में अंधेरा छा गया है, इसलिए आज की रात आप यहीं रुक जाइए और सुबह ही यहां से जाइएगा। नंदू सोचने लगा, यह ऋषि महाराज ठीक कहते हैं, रात के अंधेरे में जाऊंगा तो कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला कर सकता है। सुबह जब आश्रम से चलने लगा तो साधु बोला, वत्स, मुझे लगता है कि आप कोई चक्रवर्ती राजा है। नंदू अपनी सच्चाई छुपाना चाहता था और बोला, मैं उदयपुर के राजा अमर प्रभा सिंह का महामंत्री हूं, ऋषिवर। यह सुनकर जगतदेव मन ही मन सोचने लगा, यह झूठ बोलता है, जैसे मैं इसे पहचानता ही नहीं। तब नंदू ने जगतदेव से कहा, ऋषि महाराज, इस सुनसान वन में आप जैसे तपस्वी संत से भेंट हो गई, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप मुझे अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। साधु ने कहा, भाई, हमारा क्या परिचय, हम तो सन्यासी हैं। ऋषि की विनम्रता से नंदू प्रभावित हुआ और बोला, जो सच्चा ज्ञानी होता है वह ऐसी ही बातें करता है। आप मुझे अपना सेवक समझिए और अपना पूरा परिचय दीजिए। साधु बोला, तो सुनो राजन, मैं बहुत समय से इसी वन में रह रहा हूं। मेरा नाम एकतनु है और सृष्टि के आरंभ में मेरा जन्म हुआ था। तब से मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया, इसलिए मेरा नाम एकतनु है। ऋषिवर, आप सृष्टि के आरंभ में पैदा हुए और इतने सालों बाद भी जीवित हैं। साधु बोला, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, तपस्या से सब कुछ संभव है। तपस्या से ही मैं सर्वज्ञ बन गया हूं। चाहो तो मैं तुम्हें इसका प्रमाण अभी दे सकता हूं। तुमने मेरे सामने झूठ बोला है। तुम राजा अमर प्रभा सिंह के महामंत्री नहीं, बल्कि खुद राजा अमर प्रभा सिंह हो। नंदू चौंक गया और बोला, ऋषिवर, आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं। राजन, मैंने तो शुरू में ही अपने तप के प्रभाव से तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया था। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैले। लेकिन राजा ने पूछा, लेकिन क्या ऋषिवर? राजन, यूं तो पृथ्वी के सभी राजा तुम्हारी दास्ता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों से तुम्हें खतरा है। नंदू बोला, ब्राह्मणों से खतरा? वह कैसे? हाँ राजन, यदि तुम ब्राह्मणों के क्रोध से बच गए तो इस पृथ्वी पर अनंत काल तक तुम्हारा राज्य रहेगा। नंदू ने पूछा, ऋषिवर, ब्राह्मणों के क्रोध से कैसे बचा जा सकता है? तब साधु बने जगतदेव ने कहा, तुम्हें अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को महल में एक महाभोज पर बुलाना होगा। उन्हें भोज में जो खाना परोसा जाएगा, उस खाने को खाकर सभी ब्राह्मण सिर्फ तुम्हारा ही गुणगान करेंगे। नंदू ने कहा, तब तो मैं जाते ही अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को भोज पर बुला लूंगा, लेकिन ऋषिवर, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। जगतदेव बोला, राजन, वैसे तो मैं कभी किसी महल में नहीं जाता, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं अपनी यह प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा।
मैं उदयपुर जाकर अपनी देखरेख में सभी ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करवाऊंगा। नंदू खुश होकर बोला। यह तो और भी अच्छी बात है ऋषिवर, जगतदेव ने कहा। ठीक है, अब तुम जाओ। आज से 3 दिन के बाद हम उदयपुर आएंगे। उस समय तक तुम सभी ब्राह्मणों को भोजन पर आने का निमंत्रण भेज दो। नंदू ने कहा, जैसा आपका आदेश ऋषिवर। और फिर नंदू अपने घोड़े पर बैठकर उदयपुर की तरफ रवाना हो गया। इधर राजा जगतदेव वामदेव ऋषि के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपने जैसा आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे आगे क्या करना है? गुरुदेव ने कहा, जगतदेव, मैं तुम्हें एक खास तरह की जड़ी बूटी का रस दूंगा। उदयपुर जाकर तुम्हें सबसे पहले अमरप्रभा सिंह के दाहिने हाथ की हथेली पर उस रस को डालना है। ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव? राजन, अमरप्रभा सिंह के हाथ पर एक ज्योतिषी ने राजयोग की नकली रेखा बना दी थी। तुम जैसे ही उस रस को उसकी हथेली पर डालोगे, उसके प्रभाव से वह रेखा मिट जाएगी। ऐसा होते ही राज्य के सभी लोग अमरप्रभा सिंह के खिलाफ हो जाएंगे और फिर भोज वाले दिन ब्राह्मणों के खाने को अशुद्ध कर देना, जिससे सभी ब्राह्मण क्रोधित हो जाएंगे और क्रोध में आकर अमरप्रभा सिंह को श्राप दे देंगे। इसके बाद राज्य के लोग तुम्हें राजा बना देंगे। इस प्रकार तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और तुम अपनी रानी और पुत्र को भी कारागार से निकाल सकोगे। जगतदेव ने कहा, ठीक है गुरुवर, जैसा आपका आदेश। उधर उदयपुर पहुंचकर नंदू ने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, अब हम इस राज्य के राजा हैं। एक राजा को पता होना चाहिए कि उसके खजाने में कितना धन है। हम अभी खजाने का निरीक्षण करना चाहते हैं। महामंत्री बोला, जैसी आपकी इच्छा महाराज। महामंत्री तुरंत नंदू को खजाने में ले गया। इतनी उदय देखकर नंदू सोचने लगा, अरे, इतनी उदय तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखी। खजाने का निरीक्षण करते समय उसकी नजर कुछ खाली संदूकों पर पड़ी और उसने महामंत्री से पूछा, महामंत्री जी, ये संदूक खाली क्यों है? इनका धन कहाँ गया? महाराज, पिछले वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था। तब इन संदूकों की स्वर्ण मुद्राएं अकाल से पीड़ित जनता में बांट दी गई थी। तब से ये संदूक खाली है। अमरप्रभा बोला, महामंत्री जी, सूखा तो पिछले साल पड़ा था। इस साल तो राज्य में खुशहाली है, इसलिए राज्य के प्रत्येक आदमी से 50-50 स्वर्ण मुद्राएं करके रूप में ली जाए और इन खाली संदूकों को जल्दी से भर दिया जाए। मंत्री बोला, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? अकाल की मार से लोग अभी पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। इतनी जल्दी उन पर इतना भारी कर लगाना ठीक नहीं है। महामंत्री जी, आप हमेशा हमारी बात काटते हैं। जाइए और आज से ही हमारे आदेश का पालन कीजिए। और फिर सैनिक उसी दिन से राज्य के लोगों से 50-50 स्वर्ण मुद्राएं करके रूप में वसूलने लगे। अमीर गरीब सभी से यह मुद्राएं वसूली जा रही थी। यह देखकर राज्य के लोग अपने राजा अमरप्रभा सिंह को कोसने लगे कि 3 दिन बाद साधु के वेश में राजा जगतदेव नंदू के पास पहुंचे। उन्हें देखकर नंदू बोला, ऋषिवर, आपका स्वागत है। जगतदेव बोले, राजन, अपने हाथ आगे लाइए, मैं आपके हाथ अमृत से धोना चाहता हूं। यह सुनकर नंदू ने तुरंत अपने दोनों हाथ जगतदेव के सामने कर दिए। तब जगतदेव ने कमंडल में भरा हुआ जड़ी बूटियों का रस उसके हाथ पर डाला। उस रस के प्रभाव से नंदू के हाथ की ज्योतिषी द्वारा खींची गई रेखा मिट गई। तब जगतदेव ने कहा, महाराज, आज संध्या के समय आप सभी ब्राह्मणों को भोज के लिए बुलवा लीजिए। नंदू बोला, ठीक है ऋषिवर, मैं अभी अपने आदमियों को भेजकर ब्राह्मणों को बुलवा लूंगा। राजमहल की रसोई में ब्राह्मणों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए जा रहे थे और यह सब साधु बने जगतदेव की देखरेख में हो रहा था। शाम के समय जब ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया तो ब्राह्मण चिल्लाने लगे, अरे, यह क्या? भोजन में मांस के टुकड़े। नंदू बोला, लेकिन यह कहां से आए? हमने तो सात्विक भोजन बनवाया था। ब्राह्मण बोले, राजा अमरप्रभा, क्या तू भूल गया कि ब्राह्मणों को तामसी भोजन परोसना महापाप है? तूने भोजन में मांस परोसकर हमारा घोर अपमान किया है। इसीलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू राज्यपाट छोड़कर तुरंत भिखारी बन जाए। ब्राह्मणों का ऐसा बोलना था कि उसी वक्त नंदू फिर से गरीब आदमी बन गया। यह देखकर साधु के रूप में आया जगतदेव बोला, अमरप्रभा सिंह, ये सब तेरे घमंड और पापों का फल है। तूने मेरे निर्दोष परिवार और राज्य को नुकसान पहुंचाया था, ये उसी का परिणाम है।
आज मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। नंदू बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कौन है? तब जगतदेव ने बताया, मैं सूरजपुर का राजा जगतदेव हूं। मैं चाहूं तो अभी तुझे मौत के घाट उतार सकता हूं, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। तभी वहां आकाशवाणी हुई, नंदू, तेरी भलाई इसी में है कि तू इसी समय अपना राज्य राजा जगतदेव को सौंप दे और यहां से चला जा, वरना मैं इस राज्य की कुलदेवी तुझे भस्म कर दूंगी। आकाशवाणी सुनकर भयभीत नंदू ने कहा, जगतदेव, मैं अपना राज्यपाठ तुम्हें सौंपता हूं। यह देखकर महामंत्री सोचने लगा, इस प्रकार हमें एक बेवकूफ और घमंडी राजा से छुटकारा मिल गया। नंदू राजमहल से बाहर निकला और सोचने लगा, हाय मेरे भाग्य, तूने मेरे साथ कैसा मजाक किया। पहले राजा बनाया और फिर कुछ दिनों बाद वापस रंक बना दिया। तभी उसके सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। आप कौन है? देवदूत बोला, मैं वही हूं जिसे तुम अभी कोस रहे थे, यानी मैं तुम्हारा भाग्य हूं। क्या आप बताएंगे कि आपने मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक क्यों किया? भाग्य देवता बोला, मजाक मैंने नहीं, बल्कि ज्योतिषी सोमनाथ ने तुम्हारे साथ किया था। उसने जबरदस्ती एक नकली भाग्य रेखा तुम्हारी हाथ पर बनाई, जिससे तुम राजा बन गए, जबकि तुम्हारे भाग्य में राजा बनना था ही नहीं। मैं ही तुम्हारा भाग्य तय करता हूं। यह सुनकर नंदू का चेहरा उतर गया। फिर भाग्य देवता और नंदू दोनों सोनगढ़ के ज्योतिषी सोमनाथ के पास गए। ज्योतिषी ने नंदू को देखकर कहा, अरे राजा अमर प्रभा सिंह, आप इस हालत में? भाग्य देवता बोले, सोमनाथ, देखा, नंदू पूरे 1 महीने तक भी राजा बनकर नहीं रह पाया। ज्योतिषी बोला, लेकिन यह कैसे हुआ? मैंने तो इसके हाथ में राजयोग की रेखा बनाई थी। भाग्य देवता ने बताया, जिस प्रकार तुमने रेखा बनाई थी उसी प्रकार वह रेखा मिट भी गई। यह सुनकर ज्योतिषी बोला, भाग्य देवता, मैंने आपके फैसले को बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा, मुझे माफ कर दीजिए। तब भाग्य देवता ने कहा, सोमनाथ, तुम एक ज्ञानी आदमी हो, याद रहे, फिर कभी अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। और फिर भाग्य देवता ने नंदू से कहा, नंदू, अब तुम यहां से अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, मेहनत करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। बस यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। नंदू ने भाग्य देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भाग्य देवता वहां से अदृश्य हो गए और नंदू अपने घर की तरफ चल पड़ा। लक्ष्मी पंडित जी के पास अपने बेटे की जन्म कुंडली बनवाने के लिए बैठी हुई थी और चिंतित भी थी। अगर नई कुंडली में कोई बुरा ग्रह आ गया तो कुंडली फाड़कर नदी में फेंक दूंगी। पंडित जी बोले, लक्ष्मी बहन, तुमने बहुत पुण्य किए हैं जो ऐसा हीरा जैसा बेटा तुम्हें मिला है। बस इसकी कुंडली में एक बात मुझे परेशान कर रही है लक्ष्मी बहन, क्योंकि यह सदा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। यह नाम तो रोशन करेगा, पर तुमसे दूर रह के। तब लक्ष्मी कहने लगी, यह भविष्यवाणी तो उसके जन्म के वक्त उसकी दादी ने कर दी थी, क्योंकि लक्ष्मी ने घोर मूल्य में पुत्र को जन्म दिया था। दादी ने कहा था, अरे लक्ष्मी, तूने घोर मूल्य में बेटा जना है। यह सारे घर के लिए भारी रहेगा, बस खुद के लिए ही भला करेगा। जैसे सूर्य की रोशनी सबको देती है पर पास जाने पर जलाती है, वैसा ही कुछ है तेरा बेटा। चाहे जो भी हो, लक्ष्मी की तो आंखों का तारा था। लक्ष्मी ने बड़े प्यार से उसका नाम रुद्र रखा था। उसके जीवन का सूर्य था। रुद्र के होने से ही लक्ष्मी के जीवन में बसंत आया था। गांव में पहले शादी ब्याह आज की तरह नहीं होते थे। लड़कियों की छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी। जब लड़की चौका बासन करना सीख जाती थी, समझो वह विवाह योग्य हो गई। उस समय लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। लक्ष्मी और उसकी जेठानी में ज्यादा फर्क नहीं था। लक्ष्मी की शादी के समय उसकी उम्र करीब 16 साल रही होगी और तभी उसके फेरे हो गए थे और वह ससुराल विदा होकर आ गई थी। कमला उसकी दूर की रिश्तेदार थी। कमला ने लक्ष्मी को देखा और अपने छोटे भाई के लिए पसंद कर लिया। क्योंकि कमला चाय नाश्ते की जिम्मेदारी निभा रही थी, तभी उसका विवाह अपने छोटे भाई से कर दिया। यहां कमला की गोद तो 1 साल में ही भर गई। वही लक्ष्मी एक बेटे के लिए तरस गई थी। लक्ष्मी का पति भी इस बात से दुखी होकर संन्यास लेकर कहीं निकल गया था।
उसने घर बार छोड़ दिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी 2 महीने की गर्भवती थी। जाने कितनी मन्नतों के बाद रुद्र का जन्म हुआ। उसके जन्म लेते ही डॉक्टरों ने कह दिया कि उसे बचाना मुश्किल है, पर अपने लाडले को सीने से लगाए रात रात भर जागकर लक्ष्मी ने उसे जीवित रखा। कमला के बेटे सुरेश और रुद्र में 10 साल का अंतर था। जहां एक तरफ सुरेश सीधा साधा घर का आदर्श पुत्र था, वहीं रुद्र सिर्फ घर का ही नहीं, पूरे गांव का सिरदर्द था। अपनी मंडली के साथ वह कभी किसी के अनार के बगीचे से हाथ साफ कराता, कभी किसी के लहलहाते सेब के बगीचे से एकदम तोड़ लाता, कभी किसी की भैंस खोल देता, तो कभी किसी की दुधारू गाय का दूध बछड़े को पिला देता। गांव की औरतें उसकी मां को ताने मारती और कहती, लक्ष्मी, तुम्हारा लाडला पंचायत बैठेगी, जाने सरपंच जी क्या निर्णय ले। रुद्र के कारनामे सबसे निराले थे। वह सबसे अलग था, जैसे भगवान शिव ने उसे खास मिट्टी से बनाया था। बचपन से दादी के अत्याचारों का परिणाम यह हुआ कि उसे अत्याचार शब्द से नफरत हो गई। रुद्र ने कभी अन्याय करना या सहना नहीं सीखा। किसी के साथ गलत होते देखता तो उस पर झपट पड़ता। घर पर शिकायतें आधी अधूरी ही पहुंचती, बताने वाले अपनी गलती छिपा जाते। घर पहुंचने पर रुद्र को पिटाई मिलती, पर वह सहन कर लेता। अगर वह किसी से डरता था तो वह था सुरेश, उसकी ताई का बेटा। दोनों भाइयों में अपार स्नेह था। सुरेश की आंखों का तारा रुद्र था, और उसे अपने पिता के क्रोध से बचाने का साहस केवल सुरेश ही कर पाता था। रुद्र के पिता एक बार घर से निकले, फिर कभी लौटकर नहीं आए। कोई कहता बाबा बन गए, कोई कहता किसी डेरे में डेरा डाला, तो कोई कहता बड़े संत ज्ञानी हो गए। लोग अटकलें लगाते रहते, लेकिन ऐसा कौन सा संत ज्ञान है जो पत्नी और परिवार को बिना पतवार के अकेला छोड़ दे। अब पूरे घर की जिम्मेदारी सुरेश के पिता पर थी। उन्होंने सुरेश और रुद्र दोनों को समान प्रेम दिया। जितना प्रेम सुरेश से करते, उतना ही रुद्र से भी। इसी कारण जब नाराज होते तो रुद्र की पिटाई भी उतनी ही होती, लेकिन उनसे प्रेम भी बहुत करते थे। रुद्र छोटा और शरारती था, इसलिए उसकी कुटाई जब तब हो जाया करती थी। लेकिन ताऊ जी के डर से बचाने के लिए सुरेश हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। रुद्र को टीवी देखने का भी बड़ा शौक था। दूसरों के घर टीवी देखने के लालच में वह गांव भर का दिहाड़ी मजदूर बन जाता। कभी किसी का राशन लाता, कभी किसी की आलू की बोरियां उतरवाता। उसका दिमाग इतना तेज था कि जब तक दुकानदार अपनी कलम से जोड़ घटाव करता, तब तक वह मोल भाव निपटा चुका होता। उसका गणित का सारा ज्ञान जीवन से जुड़ा था। स्कूल पहुंचते ही गणित की कक्षा में उसे बुखार आने लगता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और स्कूल की लाइब्रेरी की लगभग हर किताब कई बार पढ़ चुका था। उसकी दादी हमेशा कहती, मेरा रुद्र कलेक्टर बनेगा, देख लेना। लेकिन स्कूल उसे कभी भाया नहीं। सर्दियों के दिन थे और 11वीं की कक्षा लगी थी। कक्षा के एक लड़के नाहर ने गाना पहला नशा पहला खुमार सुना और उसे बहुत गंभीरता से लेकर क्लास की रमा को प्रेम पत्र गुलाब के साथ भेज दिया। रमा ने चिट्ठी जिस लड़के के हाथ भेजवाई, उसने पूछा तो उसने बरगद के चबूतरे की ओर इशारा कर दिया। नाहर वहीं खड़ा था, लेकिन रुद्र भी वहीं था। रमा मन ही मन रुद्र को अपना मान चुकी थी। उस चिट्ठी में लिखने वाले का नाम नहीं था। वह मुस्कुराती हुई रुद्र तक पहुंची और उसका हाथ थाम लिया। उसी वक्त प्रिंसिपल सर की गाड़ी वहां आकर रुकी। रुद्र अपना हाथ खींचता, उससे पहले रमा ने हाथ हटा लिया, लेकिन प्रिंसिपल की अनुभवी आंखें सब कुछ भांप गईं। पूछताछ पर रमा ने चिट्ठी प्रिंसिपल के हाथ में रखकर खुद को बेगुनाह बताया और रोते रोते रुद्र की ओर इशारा कर दिया। प्रिंसिपल ने रुद्र की खाल उधेड़ दी, पर वह चुपचाप पीड़ा सहता रहा। प्रिंसिपल की मार का बदला उसने ब्याज सहित नाहर से ले लिया था। रुद्र की इतनी कुटाई की कि उसके बाद नाहर स्कूल नहीं आया। नाहर के मन में रुद्र के लिए हमेशा के लिए नफरत बैठ गई। रमा के घर पर चिट्ठी कांड का पता चलने पर 2 महीने बाद ही रमा का विवाह हो गया। किसी तरह वह साल बीता। अगले साल की पढ़ाई के लिए सुरेश ने रुद्र को रुद्रपुर शहर भेज दिया। स्कूल खत्म कर रुद्र का दाखिला शहर के कॉलेज में हो गया। वक्त बदलते देर नहीं लगती। सुरेश पढ़ाई समाप्त कर चुका था और उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी।
घर पर सुरेश के लिए लड़की देखी जा रही थी, लेकिन अच्छा कमाने वाला सज्जन लड़का विवाह के लिए हमेशा ही अयोग्य साबित हो रहा था। इस बार बिना किसी को बताए एक चाल चली गई। जितनी तस्वीरें आई उनमें से पार्वती की तस्वीर पर सुरेश की मां कमला की नजर अटक गई थी। गोरी दुबली और नाजुक पार्वती चेहरे से मासूम और भोली लग रही थी। कमला और लक्ष्मी को भी लड़की बहुत पसंद आई। गांव में अब भी पुराना अदब कायदा था, सिर्फ लड़का लड़की की फोटो बदलने से विवाह प्रस्ताव हो जाते थे। वहां से कन्या की फोटो आई और यहां से लड़की की फोटो भेजी गई। सुरेश देखने में बुरा नहीं था, पर बचपन में हुए चेचक के दाग से उसका चेहरा प्रभावित था। इधर रुद्र बिल्कुल कपूर जैसे गोरा था। ताई आज उसी चेहरे को दिखाकर अपनी होने वाली बहू को रिझाना चाह रही थी। पार्वती के घर जो तस्वीर पहुंची उसमें दो लड़के बैठे मुस्कुरा रहे थे। एक सुरेश था और दूसरा रुद्र। कमला के भाई ने बड़ी चालाकी से बातें बनाई कि बड़ों को एक ही नौकरी में रिझा लिया और पार्वती को दूसरे चेहरे ने। पार्वती ने न किसी से खुलकर पूछा और न ही किसी ने उसे बताना जरूरी समझा। पार्वती को लगा कि उसके लिए रुद्र का रिश्ता आया है। मन ही मन उसने रुद्र को अपना पति मान लिया और अगले महीने पड़ने वाले गौरा जी के व्रत को दिल से कर लिया। विवाह हुआ और नववधू घर आ गई। शाम को कुलदेवी के मंदिर में पूजा के समय जब उसने रुद्र को भाग भाग कर हल और नारियल लाते देखा तो नई नवेली दुल्हन चौंक कर घूंघट पलट दिया। अपने पति का चेहरा देखकर वह दंग रह गई। नई जगह पर वह बेचारी किससे पूछती और क्या पूछती। अपने पति से भी वह कुछ कह नहीं सकती थी। उसे यह भी नहीं पता था कि उसे छोटे भाई की तस्वीर दिखाई गई है। उसकी आंखें सब कुछ कह गईं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। कमला सब समझ गई थी। लक्ष्मी बोली, तेरा चौरा कुछ करता धरता नहीं है, शहरी से वापस भेज दो, शायद कुछ पढ़ लिख जाए। कॉलेज का भी बहुत खर्चा कर रखा है इसने, जाने कहां से ऐसे कपड़े पहनता है। ताई ने पूछा, कहां से आते हैं तेरे पास इतने रुपए? रुद्र ने हंसकर कहा, ताई डाकू बन गया हो, बैंक लूटता हो, खूब रुपये बना लेता हो, फिर तुझे और मां को भी एक एक महल बनवा दूंगा। लेकिन पार्वती का मन विचलित हो गया। जिसकी तस्वीर ने उसकी कितनी रातें जागते हुए बिता दी थी, आज उसे अपने आसपास देखना दुख दे रहा था। पार्वती का मन अजीब सा होकर रह गया था। सुबह से उठकर अपनी गृहस्थी में लगी पार्वती खुद को व्यस्त रखती थी, लेकिन जैसे ही रुद्र की झलक दिखती उसकी बेचैनी बढ़ जाती। वह मन ही मन चाहने लगी थी कि जब तक उसकी और सुरेश की गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर ना आ जाए तब तक रुद्र कहीं दूर चला जाए। सुरेश के दोस्त की शादी थी जो पड़ोसी गांव में थी। सुरेश को भी वहां अपनी पत्नी पार्वती को साथ ले जाना था, लेकिन इसके लिए घर भर से सहमति लेनी पड़ी थी। कमला तो नई बहू को बाहर घूमने जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जिद्दी बेटे के आगे उसकी एक नहीं चली। लक्ष्मी ने पारो को सजा संवार कर उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया। पार्वती ने पूछा, काकी यह टीका क्यों लगाया है? लक्ष्मी ने हंसकर कहा, अरे क्यों नहीं, मेरी बहू है, अभी तो सोने जैसी है, किसी की नजर ना लगे। पार्वती की आंखें डबडबा गईं। इतना प्यार तो उसे अपने मायके में भी नहीं मिला था। उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे नौकरानी से अधिक कुछ नहीं समझती थी, इसलिए उसके विवाह के लिए भी घर में ज्यादा पूछताछ नहीं की गई थी। अपने आंसू पोंछकर उसने काकी सास के पैर छुए और उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। खूब खुश रहो बिटिया, अपने पति का सुख पाओ, फलों फूलों सदा सुहागन रहो। लक्ष्मी ने भी उसे आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। मुस्कुराकर खड़ी हो गई और सुरेश की आवाज आ गई, पारो जल्दी आओ। सुरेश और पारो शादी में चले गए। वापस आ रहे थे तो रुद्र अपने दोस्तों के साथ टकरा गया। सुरेश ने कहा, तू यहां क्या कर रहा है? तुझे तो शहर जाना था ना? रुद्र ने जवाब दिया, भैया कॉलेज कैंटीन का रामदीन बहुत बीमार था, अकेला आदमी था, घर पर ही दवा ले रहा था, कल अचानक चल बसा। उसने मुझे गांव का पता बताया था, हम लोग मिलकर उसे यही ले आए, लेकिन पता चला कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहा। बस उसका क्रियाक्रम निपटा कर आ रहा हूं। सुरेश ने कहा, अच्छा सुन, अब पारो के साथ घर जा, मुझे कुछ काम से जाना पड़ेगा। सुरेश के यह कहते ही पारो घबरा गई। नहीं, ऐसे आप काम पर कैसे जा सकते हैं? पारो ने कहा, आप भी घर तक चलिए मेरे साथ, फिर वहां से काम पर चले जाना।
सुरेश ने समझाया। पार्वती, कल दिल्ली से ऑडिट के लोग आ रहे हैं। पिछले महीने भर से उसी की तैयारी में लगा था। अगर अजीत की शादी ना होती तो मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेता। ये मेरा खास दोस्त था, इसलिए उसकी शादी में आना पड़ा। अब बस उसकी तैयारी फाइनल हो जानी है। और परेशान क्यों हो? रुद्र तुम्हारे साथ है। बस थोड़ी दूर डिपो से बस मिल जाएगी। मैं कल शाम तक घर आ जाऊंगा। सुरेश ने दोनों को बस में बैठाकर विदा किया। पारो थकी हुई थी, जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। उसने अनजाने में अपना सिर रुद्र के कंधे पर रख दिया। रुद्र भी थका हुआ था, लेकिन वह पारो को किसी भी तरह का कष्ट नहीं देना चाहता था, इसलिए चुपचाप बैठा रहा। पूरे रास्ते पारो आराम से सोती रही। रुद्र का दामन हमेशा पाक रहा है, खासकर लड़कियों के मामले में। यही बात नाहर को सबसे ज्यादा चुभती थी, जो बचपन का दोस्त था, लेकिन अंदर से रुद्र से जलता था। वह हमेशा मौके की तलाश में रहता था कि कैसे रुद्र की बेइज्जती की जाए। बस में नाहर भी गांव जा रहा था। सुरेश के ऑफिस में ऑडिट चल रहा था और ऑफिसर्स कड़ी निगरानी रख रहे थे, लेकिन सुरेश का काम भी पक्का था। सुरेश ने 2 दिन में ही अपना काम पूरा कर लिया। ऑडिट के बाद सुरेश जल्दबाजी में घर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में नाहर से मिला, जिसने व्यंग्य से कहा, भाई, काम कुछ ज्यादा ही हो गया है। इस समय ऑफिस में नहीं, घर में नई नई दुल्हन बैठी है उस महाकाल के साथ, और आपने उसे छोड़ दिया। सुरेश ने जवाब दिया, तुम अपने काम से काम रखो नाहर, हमारे घर में ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। सुरेश ने दृढ़ता से कहा, लेकिन शक की बेल बिना खाद पानी के भी पनपती है। यहां तो खाद पानी देने वाले घर और बाहर दोनों जगह मौजूद थे। कमला तीखी सांस थी। वह पार्वती को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। रोज पार्वती के जागने से पहले ही उसे दिन भर की काम बता देती थी। कमला ने पार्वती से अनाज संजोने, कंबल, चादर धोने, कालीन साफ करने जैसे काम करवाए। लक्ष्मी अपनी तरफ से मदद करती, लेकिन घर के दूसरे भी काम होते थे। कमला काम बताकर पड़ोस में बात करने चली जाती और पार्वती काम करती रहती। थकान के बावजूद उसे आराम नहीं मिलता था। एक दिन कमला ने पार्वती को चने पीसने के लिए बैठा दिया। तभी रुद्र शहर से घूमकर वापस आया और पार्वती को देख चक्की खींचकर खुद चने पीसने लगा। लक्ष्मी ने पूछा, रुद्र, तेरी कमीज कैसे फट गई? रुद्र ने जवाब दिया, मां, कॉलेज में एक रईस ज़ादे को मजा चखाकर आ रहा हूं। लक्ष्मी ने कहा, अरे अब किसका सिर फोड़ा? रुद्र ने कहा, कमिश्नर का लड़का स्कूल कॉलेज में शराब पीकर आ गया और लड़कियों को परेशान कर रहा था। पहले उसे प्यार से समझाया, नहीं माना तो मजबूरी में हाथ उठाना पड़ा। ताई ने कहा, पहले खुद को सुधारो। पार्वती सर झुकाए सोच रही थी। जितना वह रुद्र को अपने मन से हटाना चाहती, उतनी ही दृढ़ता से वह उसके दिल में बसता जा रहा था। रात में सुरेश आते ही कमला ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। रुद्र तो किसी काम का नहीं है। बेटा, ध्यान रखा कर। आजकल जब तब शहर से आ जाता है और पार्वती के आगे पीछे घूमता रहता है। देख बेटा, मैंने तेरी और पार्वती की उम्र में भी अंतर देखा है। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो तेरा जीवन खराब हो जाएगा। सुरेश अपनी मां की बातों को सुनते हुए बोला, मां, कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो तुम भी। रुद्र मेरा छोटा भाई है, मेरे दिल का टुकड़ा है। मां ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन सुन लो, कहीं ऐसा ना हो कि यही जिगर का टुकड़ा तुम्हारे कलेजे को छल्ली कर दे। सुरेश ने मां को तो समझा लिया, पर उसकी बात उसके मन में घर कर गई। उस रात जब मां बेटी की बातें हो रही थी और पारू दूध लेकर कमरे में आई, उसने भी सब सुन लिया। पार्वती पहले से ही रुद्र से दूर रहती थी, अब और सतर्क हो गई। लेकिन रुद्र इन बातों से अनजान था। उसके लिए पार्वती बड़े भाई की पत्नी थी, उसकी भाभी थी। वह देवर के रिश्ते को निभाते हुए कभी उसके लिए अमरूद लाता, कभी बेरिया, कभी कहीं से केरी लाता, तो कभी नन्हा खरगोश पकड़कर उसके हाथ में थमा देता। लो, इसे अपने पास रखो। वह कहता, बिल्कुल तुम्हारी तरह सफेद है। अब सुरेश का ध्यान इन छोटी छोटी बातों पर जाने लगा था। एक दिन गांव में लगे मेले में रुद्र साथ चलने की जिद करने लगा। पार्वती उससे बचना चाहती थी, पर रुद्र अधिकार से उसके जीवन में घुसता चला जा रहा था। उस दिन तहसील में जमीन पट्टे का काम होने से मां बेटा दोनों घर से बाहर थे। दोपहर के भोजन के बाद
पार्वती अपनी कार की लक्ष्मी के कमरे में जमीन पर लेटी हुई थी और लक्ष्मी की बातें सुन रही थी कि अचानक रुद्र आ धमका। रुद्र ने माँ से कपड़े मांगते हुए कहा, माँ मेरे कपड़े निकाल दो, जबरदस्त मेला लगा है। लक्ष्मी ने कमरे की बत्ती जला दी। रुद्र ने पार्वती को देखा और पार्वती लज्जा से बाहर चली गई। रुद्र को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तैयार होकर वह घर से निकल गया। लक्ष्मी ने आवाज दी, अपनी भाभी को भी साथ ले जा, सारा दिन घर में पड़ी रहती है। पार्वती के लाख मना करने पर भी रुद्र ने उसकी नहीं सुनी। उसे मोटर बाइक पर बैठाकर मेला घुमाने ले गया। वर्षों बाद पार्वती किसी मेले में आई थी। 5-6 साल की उम्र में जब वह अपनी मां के साथ मेले में आई थी, झूले पर बैठना, चूड़ियों की दुकान से खरीदारी करना, गुब्बारों को छर्रे वाली बंदूक से फोड़ना और रिंग उछालकर टेडी बियर जीतना, सब कुछ जैसे फिर से जीवंत हो गया। रुद्र भी उसके साथ बच्चे बन गया था। गोलगप्पों के ठेले पर चटकारे लेते हुए दोनों ने मस्ती की, पर घर पहुंचते ही महाभारत शुरू हो गई। सुरेश ने आंगन में इंतजार कर रहे दोनों को घूर कर देखा। मुझसे बिना पूछे ही घूमने निकल गई, उसने गुस्से में कहा। बड़ा शौक है बाहर घूमने का, काम धाम छोड़कर बाहर घूमती फिरती है, लक्ष्मी ने समझाया। नहीं सुरेश, मैंने ही पार्वती को भेजा था, वरना वह तो घर ही बैठी थी। मुझे लगा सारा काम तो हो चुका है, बेचारी थोड़ी बाजार की रौनक देख ले, सुरेश ने कहा। उसकी गलती को अपने सिर मत लो। देखो ये कोई वक्त है घर लौटने का, जाना ही था तो कम से कम रात का खाना तो बना जाती। अब इनके घूमने फिरने के कारण आपको और मां को सारी रोटियां बेलनी पड़ी ना। पार्वती आंखों में आंसू लिए अंदर चली गई। रुद्र गाड़ी उठाकर वापस बाहर निकल गया, लेकिन उस रात पार्वती सो नहीं पाई। सुरेश का गुस्सा दुर्वासा ऋषि जैसा था। रात भर उसकी बेल्ट और लात घूंसे सहते हुए पार्वती के आंसू थम नहीं रहे थे। जब कोई व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता अपना लेता है तो उसे सच्चाई का भान भी नहीं रहता। वह धीरे धीरे अपने मन में एक जटिल ताना बाना बुन लेता है, जिससे बाहर निकलना असंभव होता है। सुरेश भी सामान्य देवर भाभी के रिश्ते को प्रेमी प्रेमिका का रूप देने लगा। सुरेश, जो पहले कभी पार्वती से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, अब हर छोटी बड़ी बात पर उसे डांटने लगा। कभी गुस्से में उसकी थाली फेंक देता तो कभी चाय ठंडी होने पर बिना पिए ही छोड़ जाता। सुरेश अब शराब भी पीने लगा था और अक्सर बिना किसी वजह के झगड़ा शुरू कर देता। जब एक आदमी अपनी औरत पर हाथ उठाता है तो उसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। पार्वती को सब समझ आ रहा था, लेकिन वह करती भी क्या। बेचारी आंसू बहाते हुए बस सोचती रहती कि क्या करूं क्या न करूं। रुद्र से भी वह कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उस रात के बाद रुद्र घर नहीं लौटा था। उसे यह पता था कि पार्वती पर अत्याचार हो रहा है, पर सुरेश भी उसे सता रहा है, इसका उसे बिल्कुल भान नहीं था। ताई की नफरत से वह बचपन से ही वाकिफ था, लेकिन वह इसे ताई का सामान्य स्वभाव ही समझता था। उसकी ताई उसकी सुंदरता से जलती थी, यह तो उसे पता था, पर ताई की जलन की गहराई का अंदाजा उसे नहीं था। रुद्र के कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव की तैयारी चल रही थी। इस वर्ष उसका फाइनल ईयर था और उसी की कक्षा से चुनाव में एक लड़का खड़ा हो रहा था। कॉलेज में सालों से एक ही पार्टी का दबदबा था और वही पार्टी के गुंडे कॉलेज में अपनी धौंस जमाते थे। कुछ बार रुद्र का सामना भी उनसे हुआ था, पर उसने ध्यान नहीं दिया था। एक शाम वह अपने कमरे में बैठा राजनीति शास्त्र की किताबें पढ़ रहा था कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसका रूममेट अनिकेत खड़ा था, जगह जगह से कटा फटा। अनिकेत उसे अंदर खींच लाया और बोला, क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ? अनिकेत बोला, भैया जी के गुंडे कैंटीन में आ गए और अपनी मनमानी करने लगे। अब तो हद हो गई है, किसी को इनके खिलाफ खड़ा होना होगा, वरना ये जिंदगी नर्क बना देंगे। रुद्र को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तुम डरते रहोगे तो वो डराते रहेंगे, रुद्र ने कहा। अब तक उनसे भागने की बजाय उनका सामना नहीं करोगे तो वे ऐसे ही सर पर चढ़कर नाचेंगे। तुम खुद क्यों नहीं खड़े होते उनके खिलाफ? अनिकेत बोला, भाई इतनी हिम्मत होती तो ऐसे मार नहीं खाता। रुद्र ने मेडिकल किट लाकर उसकी पट्टी की और उसके लिए चाय और बिस्कुट लाया। अनिकेत ने कहा, आज भी खाना नहीं बनाया तूने? रुद्र हंसकर बोला,
क्या करूं भाई, किताब पढ़ने बैठता हो तो कुछ और याद ही नहीं रहता। चाय पी, मैं फटाफट तेरे लिए कुछ बनाता हूं। रुद्र ने रसोई में जाकर 2 प्लेटों में नाश्ता बनाया। तभी गांव के मुन्ना काका कमरे में आए, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए। उन्होंने डिब्बा रुद्र और अनिकेत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रुद्र बेटा, हमारी बेटी की शादी तय हो गई है और जमीन का विवाद भी सुरेश ने सुलझा दिया है। बहुत खुश हैं हम। तुम्हारे घर भी गए थे मिठाई देने, लेकिन कोई मिला नहीं तो सोचा तुम्हें ही देते जाए। रुद्र ने सिर हिलाकर हाँ कहा। वह सोचने लगा, आखिर घर पर कोई भी कैसे नहीं था। अगले ही दिन शनिवार था और बहुत दिनों से वह घर नहीं जा पाया था। उसने अपने कुछ कपड़े बैग में ठूस लिए। अनिकेत ने कहा, इतनी पैकिंग तो कभी तूने की नहीं? रुद्र बोला, हाँ, इस बार सोच रहा हूं, हफ्ता भर रुककर ही आऊंगा। मां भी नाराज रहती है कि घर नहीं आता। अब उन्हें क्या बताऊं कि किन सब कामों में फंसा हूं। सामान बांधकर वह बालकनी की तरफ चला गया। सावन मास का मेला लगा हुआ था। कमला और लक्ष्मी भी मेला देखने जा रही थी। लक्ष्मी ने पार्वती से साथ चलने के लिए पूछा, पर घर के काम की वजह से पार्वती रुक गई। देर रात सुरेश घर आया। पार्वती ने उसकी थाली परोसी, जिसमें कद्दू की सब्जी देखकर सुरेश भड़क गया। उसने गुस्से में कहा, कितनी बार कहा है कद्दू मत बनाया कर, पर तेरे दिमाग में भूसा भरा है। पार्वती ने कहा, अम्मा जी ने कहा था, इसलिए बनाना पड़ा। मैं अभी कुछ और बनाकर ले आती हूं। सुरेश चिल्लाने लगा, बस कर, ये पतिव्रता वाला नाटक। मुझे सब पता है, मेरे पीछे तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। इसी के लिए कद्दू बनाया है ना? मुझे पता है, रुद्र को कद्दू बहुत पसंद है। पार्वती बोली, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। सुरेश ने गुस्से में कहा, अब तू मुझे समझाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? मेरे घर में सब मेरे हिसाब से चलता है, वरना छोटी पकड़कर खींचकर बाहर फेंक दूंगा। एक बार रात भर ओस में पड़ी रहेगी, तब अक्ल ठिकाने आएगी। पार्वती ने कहा, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? बैठिए, मैं कुछ और बनाकर ले आती हूं। सुरेश ने गुस्से में थाली उठाई और पार्वती पर फेंक दी। वह तेज बारिश में बाहर निकल गया। शक से भरी आंखों के पीछे खड़ा रुद्र ये सब देख रहा था। हर शनिवार कॉलेज की छुट्टी के बाद वह घर आता था, पर इस बार बहुत समय बाद लौटा था। रुद्र सोच रहा था, इतने दिनों बाद घर आऊंगा तो सब कितने खुश होंगे, पर जो उसने सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, भाई के पीछे जाऊं, पर पलटकर कमरे में चला गया। पार्वती रो रही थी। रुद्र ने अपने रूमाल से उसके बहते खून को साफ किया और चुपचाप मरहम पट्टी करने लगा। रुद्र ने पहली बार पार्वती को इतने ध्यान से देखा। इतनी सलोनी सी, कोमल सी लड़की पर इतना अत्याचार हो रहा था। उसके घाव से बहते खून को रोकने में उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ी। पर दिल पर लगे जख्मों का क्या, उन्हें कौन देखेगा? रुद्र ने कहा, पारो, मेरे साथ चलो। पार्वती ने बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखों से देखा। रुद्र ने कहा, मैंने देखा है, ताई बहुत सताती है और अब भाई भी। तुम मायके क्यों नहीं चली जाती? पार्वती बोली, किसके भरोसे जाऊंगी? मां नहीं है, सौतेली मां पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए 12 साल बड़े आदमी से शादी कर दी। रुद्र चुप रह गया। पार्वती ने कहा, मैंने सोचा था कि मेरा विवाह तुमसे हो रहा है। दोनों देर तक चुप बैठे रहे। फिर रुद्र ने कहा, यहां से चली जाओ। पार्वती बोली, तुम यहां रहोगे तो भैया खुश नहीं रहेंगे। आज नहीं तो कल हमारे बीच सब सुलझ जाएगा, और भैया तुमसे कभी प्रेम करना नहीं छोड़ सकते। तुम चले गए तो ये सब खत्म हो जाएगा और भैया पहले वाले सुरेश बन जाएंगे। रुद्र अचानक उठा और घनघोर बारिश में घर से निकल गया। जो बस मिली उसमें बैठ गया और हरिद्वार जाकर रुका। बस डिपो के सामने शमशान था। महाकाल की प्रिय जगह पर पहुंचकर उसे शांति मिली। कुछ चिताएं अभी भी जल रही थी। लोग अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देकर लौट चुके थे और वह भी चला गया था। 12 बजे के बाद की बातें सुनकर उसके मन में पारो के लिए जो संवेदनाएं जाग उठी थी, वह डर रहा था कि कहीं वे प्रेम में न बदल जाए। इस भय से वह वहां से भाग आया था। रुद्र के मन में उथल पुथल मची थी। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि कल क्या करना है, कहां जाना है। उसे बस यही पता था
कि अब वह कभी घर वापस नहीं लौटेगा। उस घर के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। पंडित जी की भविष्यवाणी अब सत्य होने वाली थी। खोटा सिक्का अपना रास्ता बनाकर निकल गया था। शमशान में अकेला बैठा हुआ रुद्र बारिश में भीग रहा था, पर उसका मन कहीं और था। उसने अपने घुटनों के इर्द गिर्द हाथों का घेरा बनाया और सोच में डूब गया। आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसके पिता समान भाई के मन में उसके लिए इतनी नफरत भर गई। पारो का मासूम चेहरा याद आते ही उसका दिल कसमसाने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे बिना किसी गुनाह की सजा काट रही थी। सही भी था, आखिर उस लड़की ने गुनाह किया ही क्या था। गुनाह तो उसके साथ हुआ था। उसकी तस्वीर दिखाकर भाई ने शादी करवा दी। रुद्र सोच रहा था कि अगर पारो से उसका विवाह हुआ होता तो क्या वह इस सब से बच पाता। शायद नहीं, शायद हां। उसकी नजरों में पारो सीधी सादी सुंदर सी लड़की थी। भैया को उसे फूलों की तरह सहेज कर रखना चाहिए था, पर भैया ने उसे रौंद दिया। वह बेचारी सांस तक नहीं ले पा रही थी। रुद्र अपने विचारों में खोया रहा और वहीं उसे नींद आ गई। सुबह नींद खुली तो उसने अपना बैग उठाया और पास की चाय की दुकान पर जा बैठा। एक कप गर्म चाय पीते ही उसकी आत्मा जाग उठी। मन ही मन उसने तय कर लिया कि अब उसे घर वापस नहीं जाना है। कहीं न कहीं उसके मन में भी पारो के लिए कोमल भावनाएं उभरने लगी थी। उसने अपने सर को झटका देकर वहां से उठ खड़ा हुआ। अभी भी वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जाना कहां है। उसने अपना बैग उठाया और कॉलेज के लिए निकल पड़ा। पहले हर शनिवार और रविवार घर जाने वाला रुद्र अब महीनों घर नहीं जाता था। मां से भी उसकी बातें कम हो गई थी। मां उसे घर बुलाने के लिए कई बहाने करती, पर वह हर बार कोई न कोई कारण बताकर घर जाना टाल देता। कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां चल रही थी। शहर के रईसों के लड़के उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे जो हमेशा चुनाव जीतती थी। ऐसे में किसी साधारण विद्यार्थी का उनके काम के बीच कुछ भी कहना या करना उनके लिए असहनीय था। लाइब्रेरी में एक तरफ बैठी तोता मैना की जोड़ी परीक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट बना रही थी। उन लड़कों में से एक ने उस लड़की के चेहरे के पास सिगरेट का धुआं उड़ा दिया। लड़की के पास बैठा उसका दोस्त गुस्से में उठ खड़ा हुआ और लाइब्रेरी के नियमों के अनुसार सिगरेट पीना मना बताया। तभी एक लड़के ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। रुद्र का गुस्सा उबल पड़ा। उसने उन लड़कों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उसके हाथ में जो भी आया उसी से वह प्रहार करता गया। रुद्र उन 7-8 लड़कों पर अकेला भारी पड़ गया था। सब अपने अपने जख्मों को संभालते हुए गिरते पड़ते अपने नेता के पास रुद्र की शिकायत लेकर पहुंचे। रुद्र के साथी भी सहमे हुए थे। उस जोड़े की भी रूह कांप गई थी। अब जाने क्या होगा रुद्र का अगली सुबह। पर जिसने मसान की मिट्टी से तिलक कर अपने जीवन की शुरुआत की थी, उसे अब किसी नेता का डर नहीं था। उसने खुद अपने माथे पर कफन बांध रखा था। उस रात रुद्र के मन में थोड़ी ठंडक थी। हालांकि उसके दोस्त डरे हुए थे, लेकिन वह निश्चिंत अपनी खाट पर लेटा खुले आसमान में छाए तारों को देख रहा था। धीरे धीरे उसने आंखें मूंद ली। उसकी आंखों के सामने दो दुबली सी हरी चूड़ियों से भरी नाजुक कलाइयां दूध का गिलास थामे खड़ी थी। चौंक कर उसने आंखें खोल दी। उसके आसपास कोई नहीं था। उन कलाइयों पर उसका नहीं, उसके भाई का हक था। वह नाहक ही परेशान हो रहा था। उसने कहा था कि तुम चले जाओ रुद्र, हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा। और बस उसी बात को मानकर वह वहां से चला आया था। वह अपनी सोच में गुम था। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। रुद्र के दोस्त भी जा चुके थे। एक ने दरवाजे की झिर्री से झांक कर देखा। बाहर सुबह वाली गुट के लड़के और उनका नेता खड़ा था। रुद्र के अलावा बाकी दोनों दोस्तों के प्राण सूख गए। आज तो अंत निश्चित है, यही सोचकर दोनों ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। रुद्र ने दरवाजा खोलते हुए कहा, मैं पहले ही साफ कह देता हूं कि मेरे की का बदला मेरे दोस्तों से नहीं लिया जाएगा। जरूरत हो तो मुझसे निपट, लेकिन इन दोनों को हाथ लगाया तो उसका हाथ काट डालूंगा। दरवाजे पर खड़े लड़कों ने रुद्र की हुंकार सुनी और पीछे हट गए। उनका नेता राजवीर सामने आ गया। क्यों गौराए हुए हो भाई? समुद्र मंथन से निकला जहर भी बैठे हो क्या? राजवीर ने पूछा। रुद्र ने कहा, क्या काम है राजवीर?
साफ साफ बताओ और यहां से निकलो। राजवीर, जिसे कॉलेज में भैया जी के नाम से जाना जाता था, रुद्र की बात सुनकर अंदर आ गया। हमारी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव लेकर आया हो, राजवीर ने कहा। इस बार के कॉलेज इलेक्शन में हमारी पार्टी जीतेगी और हम तुम्हें अध्यक्ष बना देंगे। बोलो, मंजूर है? रुद्र ने कुछ देर सोचने के बाद धीरे से सिर हिला दिया। उसे पता था कि भैया जी अच्छे आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने पार्टी में शामिल होना स्वीकार कर लिया। समय अपनी तेज रफ्तार से बीतता गया। रुद्र ने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज की सक्रिय राजनीति में कदम रखा। ग्रेजुएशन पूरा करते ही उसने राजनीति शास्त्र में एमए करने के साथ साथ भैया जी के साथ अधिकतर समय बिताना शुरू कर दिया। भैया जी के पिता जिले के विधायक थे और पार्टी के सबसे जुझारू नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। राजनीति उनके खून में थी और यही विरासत अब रुद्र भी अपना रहा था। वर्षों की अथक परिश्रम का उद्देश्य था कि उनके उत्तराधिकारी सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी के योग्य बने। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण का यह फल था। उनकी पार्टी में उनकी अद्वितीय धाक थी। चुनाव करीब थे और मंत्री जी के निमंत्रण पर विधायक और अन्य सदस्य उनके साथ बैठक में सम्मिलित हुए थे। बैठक की गोपनीय बातचीत बाहर नहीं आ सकी, लेकिन दोनों प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञों ने मिलकर कुशल रणनीति तैयार की। रुद्र का एक मित्र जमीन के व्यापार से जुड़ा हुआ था, जबकि कुछ कोयले के कारोबार में लगे थे, और रुद्र दोनों ही से जुड़े पैसों को बढ़ाने में जुट गया। उसके मस्तिष्क में एक बात और घर कर गई थी कि यदि उसके पिता उसे और उसकी मां को छोड़कर नहीं जाते तो उन्हें कभी कोई अभाव नहीं होता। आखिरकार वह अब तक रुपये पैसों के लिए ही अपने ताऊजी पर निर्भर था। यदि उनके पास धन होता तो वह अपनी मां को हमेशा के लिए वहां से निकाल कर अपने साथ रखता। विचार करते करते उसका मन एक नाम पर आकर अटक जाता, पारो। क्या यदि उसके पास ढेर सारे पैसे होते तो वह पारो को भी अपने साथ ले आता? क्या वह उसके साथ आ जाती? क्या उनका साथ रहना समाज को स्वीकार्य होता? यह प्रश्न उसके मन में उठते रहते और वह इन्हें शराब के गिलास में डुबोकर अपने कार्य में डूब जाता। उसकी जिम्मेदारियां और व्यस्तता ऐसी थी कि जब कभी उसे थोड़ा समय मिलता तो घर वालों के चेहरे उसकी याद में आते। कभी सुरेश, बड़ा भाई, कभी अम्मा, कभी ताई जी, कभी ताऊ जी, और कभी दरवाजे की ओट से झांकती दो बड़ी बड़ी काली काली आंखें पारो की। उन आंखों का सामना करने में वह स्वयं को असमर्थ पाता था। उसे लगता था कि वह आंखें उसे देखती रहे और वह उन आंखों को देखता रहे, लेकिन यह विचार क्षणिक था, जैसे तूफान की तरह उसके हृदय में उठता और फिर सब कुछ बहकर दूर चला जाता। जाति, बिरादरी, समाज और सबसे बढ़कर उसकी मां, इनमें से किसी की आंखों में वह अपने और पार्वती के रिश्ते के लिए सहमति नहीं पाता था। इसलिए उसने अपने हृदय में बहते हुए उस छोटे से अमृत झरने पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था। अब उसके पास रुपया तो था, लेकिन समय नहीं था। शेष समय में राजनीति भी थी। वह भैया जी का दायां हाथ माना जाता था। रुद्र को भैया जी के पिता भी अपने बेटे की तरह स्नेह करते थे। उनके कार्यालय की कई बैठकें बिना रुद्र के संभव नहीं थी और न ही उनके घर का कोई व्रत, त्योहार, पूजा पाठ संभव था। मंत्री जी के साथ बैठक के बाद रुद्र का स्थान और ऊंचा हो गया था। अब किसी भी बैठक में उसे भूलना असंभव हो गया था। पार्टी कार्यालय में आज उत्सव का माहौल था। भावी प्रत्याशियों का नाम घोषित होना था। सभी को पता था कि सबसे महत्वपूर्ण सीट से भैया जी को ही टिकट मिलेगा। कार्यालय में दिवाली सी रौनक थी। रात के 12 बजे भी समय यूं ही लग रहा था जैसे अभी शाम ही खिली है। आखिरकार 12-13 तो तीनों 7-8-9, 7-8-9, 7-8-9, 7-8-9, 17-13 कार्यक्रम का समापन हुआ और उस महत्वपूर्ण सीट के प्रत्याशी के नाम की घोषणा करते हुए मंत्री जी ने राजवीर की जगह रुद्र प्रताप का नाम लिया। सभी हैरान रह गए। विधायक जी के रुद्र के प्रति स्नेह को सभी जानते थे, लेकिन अपने बेटे की जगह मंत्री पद की दावेदारी को सीधे रुद्र के पाले में उछाल देंगे, यह किसी ने नहीं सोचा था। गुस्से में पैर पटकता राजवीर वहां से निकल गया। पिता के कंधे पर रखा हाथ झटकता राजवीर एक बार रुद्र को नाराजगी से देखकर चला गया और विधायक जी आगे बढ़कर रुद्र को गले लगा लिया। इसके बाद
सब कुछ एक सपने जैसा होता चला गया। अपने अच्छे कर्मों और युवाओं में अपनी धाक का रुद्र को चुनाव प्रचार में अत्यंत लाभ मिला। रुद्र की ख्याति ऐसी थी कि उसे जीतना ही था। उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल रही थी। सबकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए रुद्र भारी मतों से विजयी हुआ। ये और बात थी कि राजवीर ने, जो हर समय रुद्र के साथ रहता था, उसे नाराजगी में अकेला छोड़ दिया। रुद्र के बार बार मनाने पर भी राजवीर ने फिर उस दिन के बाद उसका चेहरा नहीं देखा। हालांकि उसके पिता रुद्र के विजय होने तक उसके साए की तरह उसके साथ बने रहे। आज महीनों बाद रुद्र ने अपनी मां को फोन किया। वो भले ही न करे, पर हर हफ्ते उसकी मां बिना बोले ही उसे फोन करके उसका हालचाल पूछ लिया करती थी। बिना पूछे ताया जी और ताई जी की भी खबरें सुना देती थी, पर जिसके बारे में जानना चाहता था उसके बारे में कुछ नहीं कहती थी। त्योहारों के समय बस कभी कभी एक दो बातें कह देती, जैसे दिवाली के लिए पार्वती ने लड्डू बनाए थे, बड़ा स्वाद है बहू के हाथ में। या होली पर तेरी ताई ने बहू को मायके नहीं जाने दिया, बेचारी जब से ब्याह कर आई है मायके का मुंह तक नहीं देखा। इससे ज्यादा वो ना बताती थी और ना ही रुद्र पूछता था। आम चुनाव जीतने के बाद उसे मंत्री जी को धन्यवाद देने जाना था, पर इससे पहले जाने क्यों उसने अपनी खुशी साझा करने के लिए अपनी मां को फोन लगाया। मां की जगह ताई ने फोन उठाया। रुद्र की आवाज सुनते ही ताई बिखर गई। तू कहां चला गया? अरे छोरे, अब क्या मेरे मरने पर ही वापस आएगा? तेरा भाई महीनों से पेट में तेज दर्द की शिकायत कर रहा है। 2 दिन पहले डॉक्टर को दिखाया तो उसने तुरंत भर्ती कर लिया। हो सके तो एक बार आजा बेटा, हो सकता है तेरे आने से ही उसके प्राण वापस आ जाए। आएगा ना तू रुद्र? बरसों बाद ताई ने उसे उसके बचपन के नाम से पुकारा था। मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। वो तुरंत अपनी गाड़ी में जा बैठा और अनिकेत पीछे पीछे दौड़ता आया। अनिकेत ने कहा, रुद्र, तुझे तो मंत्री जी की आवाज पर जाना था ना, कहां निकल रहा है? रुद्र ने कहा, घर जा रहा हूं भाई, बड़े दिनों बाद घर से बुलावा आया है, कल तक वापस आ जाऊंगा। मंत्री जी को समझा देना कि मैं कल आकर उनके पैर छूकर धन्यवाद दूंगा। और फिर रुद्र हवा से बातें करती हुई अपनी गाड़ी में निकल पड़ा। गांव की गलियां उसे बुला रही थी। हवा से बातें करती रुद्र की गाड़ी गांव की ओर भागती जा रही थी और साथ ही यादों के बवंडर उसके दिमाग में उठ रहे थे। 5 सालों से उसने गांव नहीं आया था और अम्मा के अलावा किसी से बात भी नहीं की थी, लेकिन छिप छिपाकर ही सही उसका दोस्त श्याम उसे सुरेश दादा और पार्वती की खबरें दे दिया करता था। अब वह बारिश में भीगता हुआ घर से निकला था। श्याम उसे ढूंढता हुआ उसके शहर वाले घर पर पहुंचा था। उस रात श्याम के साथ उसने पहली और आखिरी बार शराब पी थी और उसी बहकावे में सुरेश भाई के शक और अत्याचार की बातें सुनाई थी। इस संसार में शायद श्याम ही था जो उसके दिल की बात समझता था। श्याम ने बताया था कि सुरेश, जो पहले कभी कभार पीता था, अब रोज पीने लगा है। ताऊ जी का भी संकोच नहीं रह गया था। रात दिन नशे में डूबा सुरेश भाई ऑफिस के काम में भी चूक करने लगा था। पहले दिन के काम में कोई गड़बड़ी नहीं करता था, अब आए दिन कोई न कोई काम बिगाड़ देता है। श्याम से ही उसे सुरेश और कभी कभी पारो के बारे में भी खबरें मिलती थी। रुद्र को पता चला कि पारो की हालत कुछ ठीक नहीं है। उसकी शादी के 5 साल हो गए थे, पर गोद नहीं भरी थी। ताई सारी खींच उसी पर निकालती थी। रुद्र सोचता, किस मिट्टी की बनी है यह औरत, क्यों अपने प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ नहीं बोलती। विचारों में मग्न रुद्र अपने गांव कब पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। घर की ओर गाड़ी मोड़ने के बजाय वह सीधा अस्पताल की ओर चला। उसकी गाड़ी से उतरते ही मां दौड़ती हुई आई और उसे सीने से लगा लिया। मां ने बिना बोले ही जाने कितने वर्षों की शिकायत और उलाहने आंसुओं में बहा दिए। बेटे के सीने से लगी मां रोती रही और बेटा उसके सर पर हाथ फिराकर सांत्वना देता रहा। मां को संभालकर एक ओर करके रुद्र ताऊ जी और ताई जी की ओर बढ़ गया। दोनों को प्रणाम करके उसने सिर उठाया तो ताई जी की आंखें दबदबा आईं और रुद्र को सीने से लगाकर वो भी रोने लगी। शायद परिस्थितियां इंसान को ऐसे ही कमजोर कर देती है। आज तक अपने बेटे के गर्भ में झूमती, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझने वाली ताई जी आज ईश्वर की करनी के सामने
सिर झुकाए खड़ी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो किया उसका परिणाम इतना घातक हो सकता है। अपने कड़वे स्वभाव के कारण ही उन्होंने हमेशा पारो को नाखूनों के नीचे दबाए रखा था। उनकी सोच थी कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहेगा तो मां को भूल जाएगा और घर में पारो का राज चलने लगेगा। इसी उलझन में कमला ने अनजाने में ही सही अपने बेटे के घर में आग लगा दी थी और आज उसकी आंखों के सामने उसका अपना बेटा झुलस गया था। पश्चाताप के आंसू बहाने पर भी उसे कुछ वापस नहीं मिल पा रहा था। रुद्र भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। बड़ी हिम्मत करके उसने सुरेश भैया के लिए वहां खड़े सभी लोगों से पूछ लिया और ताई ने उसे सुरेश के कमरे तक ले गई। तक सुरेश आंखें बंद किए अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। ताई ने धीरे से जाकर उसके बालों में हाथ फिराया और कहा, सुरेश। तो सुरेश ने आंखें खोल दी। सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र को देखकर सुरेश की आंखें डबडबा गईं। उसने एक हाथ से धीमे से रुद्र को अपनी ओर बुलाया। रुद्र रोते हुए उसके सीने से लगा और दोनों भाइयों के आंसू नहीं रुक रहे थे। इन आंसुओं में इतने सालों के गिले शिकवे और शिकायतें सब बह गईं। सुरेश का रुद्रपुर किया न्याय बह गया और रुद्र की सारी नाराजगी दूर हो गई। यही तो होता है रक्त का संबंध। चाहे कितने भी दिन अलग रह लें, लेकिन एक दूसरे की तकलीफ इन्हें आपस में बांध के ही रखती है। सुरेश की बीमारी ने उसे लाचार कर दिया था। उसे दिखने लगा था कि उसका अंतिम समय आ गया है और इसी मानसिक भाव ने उसे करुणा से भर दिया था। अब वह एक बार फिर पुराना सुरेश बन गया था जिसे रुद्र जानता था। डॉक्टरों ने सुरेश के लिए जवाब दे दिया था। उसकी हालत आज रुद्र को देखकर कुछ ठीक लगने लगी थी। 4 दिनों में सुरेश के मुंह में एक दाना भी नहीं गया था। आज रुद्र के हाथों से उसने मुश्किल से दलिया खा लिया था। घर भर के लोगों को आस बन गई थी कि शायद सुरेश ठीक हो जाए। रुद्र का हृदय मुस्कुरा उठा था। उसे लगने लगा कि अब सब अच्छा हो जाएगा। अगर भैया ठीक हो गए तब तो पारो भी खुश रहेंगी और अगर वो खुश रहेंगी तो उससे मीलों दूर रुद्र भी जी उठेगा। पहली बार पार्वती के बारे में सोचते हुए उसका मन खिल उठा। उसे लगा कि वह भैया और पार्वती के जीवन में फिर से रंग भर देगा। अपनी सोच में डूबा मुस्कुराता रुद्र भैया का हाथ थामे बैठा था कि उसके दोस्त विनय का फोन आ गया। विनय ने कहा, रुद्र तू ठीक तो है ना? रुद्र ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। गांव आ गया हूं। आज ही सुबह अनिकेत को बताकर आया हूं। उसने तुझे बताया नहीं? तो विनय ने कहा, भाई अनिकेत का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उसका बचना मुश्किल है। रुद्र ने कहा, यह क्या बोल रहा है यार? वो तो मेरे कार्यालय की गाड़ी में ड्राइवर के साथ निकला था, फिर कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया? रुद्र की बात को बीच में ही काटते हुए विनय ने कहा, भाई जो बताने जा रहा हो जरा ध्यान से सुनना। अभी तू जहां है फिलहाल वहां से 10-12 दिन कहीं मत निकलना। तेरी सुरक्षा के लिए कह रहा हूं। रुद्र ने कहा, मैं समझा नहीं। विनय ने कहा, भाई तुझे मारने का प्लान बनाया जा रहा था। मेरे दोस्त, तुझे याद है विधायक महोदय ने कुछ 2-4 महीने पहले मंत्री जी से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में मंत्री जी के एक बॉडीगार्ड के अलावा और कोई नहीं था, पर उसे भी मंत्री जी ने कुछ 10 मिनट के लिए ही किसी काम से बाहर भेज दिया था और उसी समय विधायक महोदय और मंत्री जी ने यह साजिश रची थी। मंत्री जी का कहना था कि राजवीर और उसके गुर्गों की इमेज आम जनता में इतनी खराब है, अगर उसे सीट दे दी जाए तो वह पक्का हार जाएगा। इसलिए मंत्री जी का कहना था कि ऐसे शख्स को चुनाव में उतारा जाए जिसकी साफ सुथरी छवि का फायदा मिले। मंत्री जी ने ही तेरा नाम सुझाया। विधायक महोदय अपने बेटे को गद्दी देना चाहते थे, तब मंत्री जी ने अपनी शातिर चाल उन्हें परोस दी कि तुझे चुनाव लड़वा कर पहले जीतना होगा और जब तू मंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करने जाएगा, तेरी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट करवाकर तेरी मौत को हादसे का रूप दे दिया जाएगा। अब क्योंकि तेरी सीट जीती हुई सीट होगी, इसलिए उस सीट पर किसी को तो पार्टी में से बैठना ही होगा। तब उस बात का फायदा उठाकर राजवीर को उस सीट पर बड़ी आसानी से बिठा दिया जाएगा। तेरे न रहने की सहानुभूति राजवीर को मिल जाएगी। भाई तो इन राजनेताओं की बिसात का राजा नहीं, बल्कि एक मामूली सा प्यादा ही था जिसे ये अपने फायदे के लिए चला रहे थे। तेरे सिर पर मौत मंडरा रही है,
मेरे दोस्त, अपनी सारी बलाएं उतारने के बाद ही यहां से बाहर निकलना। वैसे मैं तो कहता हूं वापस मत आ, वही ज्यादा अच्छा है, रुद्र ने कहा। अब तो वापस आना पड़ेगा विनय, रुद्र कहने लगा। आज भले ही हालात नाजुक हों, पर एक बात तो तय है दोस्त, शपथ ग्रहण के दिन यह भी राज खुल जाएगा कि तुम्हारा साथी रुद्र ही देश की सेवा की शपथ लेगा। बस देखते रहना। रुद्र ने फोन रखा और वापस अंदर आ गया। उसने सुरेश के खाने के बाद सभी को घर भेज दिया था और खुद अस्पताल में रुक गया। कमरे में जाकर वह सुरेश के पास बैठ गया। उसने सुरेश के माथे पर हाथ रखकर सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन माथा अप्रत्याशित रूप से ठंडा हो चुका था। उसने सुरेश के हाथों को छूकर देखा तो वे भी ठंडे थे। रुद्र भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने आते ही सुरेश की आंखों की पुतलियों की जांच की। डॉक्टर ने रुद्र को देखकर सिर हिला दिया और रुद्र को समझ में आ गया कि सुरेश अब नहीं रहा। फिर रुद्र ने घर वालों को बुलाया और अगले दिन सब कैसे हुआ खुद उसे भी ठीक से याद नहीं रहा। अगले दिन मां श्मशान घाट से लौटते वक्त समझ गई थी कि सुरेश जाते जाते उसकी सारी बलाएं अपने सिर ले गया। ये विचार आते ही उसकी आंखें डबडबा गईं और तभी उसने सफेद साड़ी पहने किसी स्त्री को आते देखा। वह फूट फूट कर रोने लगा। 13 दिन बीत गए। मिलने जुलने वाले आते और 2 आंसू बहाकर चले जाते। कोई लक्ष्मी को समझाता तो कोई कमला को। पार्वती के मायके वालों ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे लिए तो कन्या की विदाई के साथ ही जिम्मेदारी खत्म हो गई थी, अब इसे अपनी बहू मानकर रखिए। इस बेचारी को 2 वक्त की रोटी और कुछ कपड़े मिल जाए, बस यही काफी है। पार्वती की सौतेली मां ने जाते जाते उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन पार्वती दूर हट गई। शायद उसे दिखावे के आंसू पसंद नहीं थे। वह पहले भी शांत थी, लेकिन इन 13 दिनों में तो जैसे उसने सांस लेना भी छोड़ दिया था। लक्ष्मी जबरदस्ती उसे कुछ खिला देती थी। कमला पहले जिसकी जबान से जहर निकलता था, अब हर किसी को बेटा बेटा बोलकर अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। लक्ष्मी और कमला की ननद घर के कामकाज में लगी थी, लेकिन पार्वती को लेकर चिंतित थी। सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। अगले दिन बुआ जी की वापसी थी। बुआ जी आंगन में बैठकर कहने लगी, अब इस लड़की का क्या करोगी कमला भाभी? कमला ने कहा, बहू है हमारी, हमारे साथ रहेगी। बुआ जी ने कहा, कैसी बातें कर रही हो भाभी? जवान विधवा को साथ रखना ठीक नहीं है। मैं तो कहती हूँ वृंदावन में किसी आश्रम में छोड़ दो। वहां ऐसी ही औरतें रहती हैं, उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है ताकि वे अपनी रोजी रोटी कमा सके। लक्ष्मी इन बातों से व्यथित होकर बहाने से भीतर चली गई, लेकिन सबने बुआ जी की बातें सुन ली थी। लक्ष्मी पार्वती के पास आई और उसे गले लगाकर कहने लगी, बेटा ऐसे मत रो, सब ठीक हो जाएगा। इतने दिनों में रुद्र पहली बार पार्वती के कमरे में आया था। उसने कहा, मां कुछ कहना था तुमसे। लक्ष्मी ने उसकी ओर देखा। रुद्र कुछ कहता तभी उसका फोन बजने लगा। वह फोन पर बातें करते हुए बाहर चला गया। अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह होना था। विनय का फोन था। अनिकेत भी अब ठीक था। यह सुनकर रुद्र को थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा, अब भैया जान मेरी जानी है, पर तुमने मेरी बला अपने सिर ले ली। अब यह जिंदगी आपकी अमानत है। रुद्र ने खुद से वादा किया कि वह विधायक और उसके बेटे से बदला लेकर रहेगा। अनिकेत से कहने लगा, मेरी मेहनत से जीती हुई मेरी सीट पर राजवीर नहीं बैठ सकता। अब सत्ता का पावर क्या है मैं उन्हें दिखा दूंगा। रुद्र को अगले दिन सुबह ही निकलना था। जिस दिन से वह आया था उसकी पार्वती से ठीक से बात तक नहीं हुई थी, लेकिन उससे बात करने से पहले उसे घर वालों के विचार भी जानने थे। अगली सुबह अपनी समझाइश के बाद कमला और लक्ष्मी पर एक बार फिर तिरस्कार करते हुए बुआ जी अपने गांव के लिए रवाना हो गई। उनके जाने के बाद रुद्र ने भी अपना सामान समेट लिया। लक्ष्मी सभी के लिए चाय लेकर आंगन में आई, तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। आंगन में बैठी सभी की नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। दरवाजे पर लंबी घनी दाढ़ी और गेरुआ वस्त्र में रुद्र के पिता खड़े थे। भतीजे की अचानक मृत्यु से विरक्त हुए सन्यासी को वापस गृहस्थ जीवन में लाया गया था। भीतर आकर उन्होंने अपनी बड़ी भाभी और भाई के चरण स्पर्श किए और बैठ गए। रुद्र ने अपने पिता के पैर छुए
और एक ओर खड़ा हो गया। पिता ने कहा, तुझे किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए शहर जाना था ना, तो जा, देर मत कर। अब तेरे नाम का सूर्य उदय होने जा रहा है। रुद्र कभी अपने पिता को, कभी अपनी मां को देखता खड़ा रहा। लक्ष्मी ने अपने आंसू पोंछकर अपने पति के चरण स्पर्श किए। उन्होंने कहा, एक गिलास पानी देना और चाय भी बना देना। याद रखना, मैं कप में चाय नहीं पीता। मेरे लिए अम्मा का कलई वाला ग्लास निकाल देना। कई सालों बाद पति के मुख से अपना नाम सुनकर लक्ष्मी का मन पिघल गया। आंसू पोंछती हुई वह रसोई में बड़े मन से चाय बनाने चली गई। तभी दबे पांव दीवार की ओट में खड़ी पार्वती को भी उन्होंने देख लिया। वे कहने लगे, इधर आओ बेटी। पार्वती धीरे से उनके पास पहुंची और उनके चरण स्पर्श किए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पार्वती ने कहा, जी, पार्वती। नाम सुनते ही उन्होंने पीड़ा और कष्ट से आंखें बंद कर ली। जब हम मानव उसकी बनाई दुनिया से मनमानी करने लगते हैं तो ऐसा ही होता है, उन्होंने कहा। उनकी कही बातें किसी को समझ नहीं आई। उन्होंने पार्वती के सिर पर हाथ रखा और कहा, सदा खुश रहो बेटी। फिर उन्होंने रुद्र की तरफ देखा और कहा, यह तेरी जिम्मेदारी है। कमला, जो अब तक सिसक रही थी, बोली, लल्ला जी, आपने मेरी लाज रखी। आपका योग और कारुण्य मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। रुद्र ने सिर झुकाए खड़ा रहा। लक्ष्मी के चेहरे पर प्रसन्नता थी, लेकिन पार्वती दृढ़ता से बोली, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। इससे सभी के चेहरे पर निराशा की छाया फैल गई। रुद्र ने ताई से इजाजत ली और पार्वती के कमरे तक गया। क्या हुआ पारो? रुद्र ने पूछा। पार्वती बोली, मुझ पर किसी तरह का एहसान करने की जरूरत नहीं है रुद्र। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं बहुत दुखी हूं। मैंने अपनी पढ़ाई वापस शुरू कर दी थी और नौकरी के लिए आवेदन भी दे दिया है। अब तुम शहर चले जाओ। यहाँ अम्मा, बाबूजी और काकी की जिम्मेदारी मैं ही संभाल लूंगी। रुद्र ने एक बार फिर सबके पैर छुए और बाहर निकल गया। लक्ष्मी का खोटा सिक्का अब अपनी मंजिल पहचान चुका था। पिछली बार के पलायन और इस बार के निर्गमन में बहुत फर्क था। पिछली बार वह सब कुछ छोड़कर गया था। इस बार वह आत्मविश्वास से भरकर सफलता की गद्दी पर विराजमान होकर वापस लौटने की उम्मीद में जा रहा था। और इस बार वह पार्वती को मनाने की कोशिश जरूर करेगा। बहुत समय पहले की बात है। शीतला नगरी में दूरपथ नाम का एक राजा शासन करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और गुणवान थी और राजा भी उससे बहुत प्रेम करता था। उनके एक बेटी थी जिसका नाम सुभद्रा था। जैसे जैसे सुभद्रा बड़ी होती गई, उसमें अपनी मां के गुण दिखाई देने लगे। राजकुमारी सुभद्रा को भी नई नई चीजों का शौक था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे पक्षियों के समान बड़े बड़े पंख चाहिए जिन्हें लगाकर मैं आसमान में उड़ सकूं। राजा उसकी इस अजीब सी मांग पर थोड़ा चकराया, लेकिन उसे अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करनी थी। उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति राजकुमारी के लिए ऐसे पंख लाएगा जिससे वह उड़ सके, उसे मनचाहा इनाम मिलेगा। राजा की इस अजीबोगरीब घोषणा की चारों ओर चर्चा होने लगी। दूसरे राज्य के एक गांव में दीनबंधु नाम का एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम धर्मबंधु था। धर्मबंधु बहुत समझदार था, लेकिन कामकाज से दूर भागता था। उसके पिता उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, क्या तुमने राजा की घोषणा सुनी है? धर्मबंधु ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, सुनी है। तो फिर तो क्यों कुछ नहीं कर रहा? कहीं से पक्षियों के पंख लिया। राजा बहुत सारा धन देगा और हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पिता की बातों का धर्मबंधु पर प्रभाव पड़ा और वह पंखों की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में पहुंच गया, लेकिन वहां भी उसे पंख नहीं मिले। फिर वह और आगे बढ़ गया। जब वह काफी दूर निकल गया तो उसे एक कुआं दिखाई दिया जिसमें एक बुढ़िया पानी निकाल रही थी। वह पानी निकालकर उसे जमीन पर फेंक देती थी और वह पानी एक नाले से होकर कहीं और बह जाता था। बुढ़िया बुरी तरह हाँफ रही थी। धर्मबंधु को उस पर दया आ गई। उसने कहा, बुढ़िया माँ, तुम बहुत थक गई हो, लाओ मैं पानी निकाल देता हूँ।
बुढ़िया ने बाल्टी उसके हाथ में दे दी। धर्मबंधु ने पानी निकालना शुरू किया और जब उसने करीब 100 बाल्टियां पानी निकाल लिया तो उसने बाल्टी एक तरफ रख दी और बुढ़िया के पास चला गया। बुढ़िया उसे अपने साथ एक झोपड़ी में ले गई। उसने जो कुछ खाना बनाया था उसमें से थोड़ा सा एक थाली में धर्मबंधु को परोस दिया और थोड़ी देर बाद खुद भी खाने बैठ गई। खाना खाते हुए धर्मबंधु ने पूछा, बुढ़िया माँ, तुम इतनी मेहनत से पानी निकालती हो और फिर उसे इस प्रकार जमीन पर क्यों बहा देती हो? बुढ़िया थोड़ी देर चुप रही, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, बेटा, मैं खेतों की सिंचाई के लिए पानी निकाल रही हूं, लेकिन यहां तो मुझे कोई खेत नजर नहीं आ रहा है। धर्मबंधु ने कहा। बुढ़िया ने उत्तर दिया, वो खेत यहां से 3 कोस दूर एक किले के अंदर है। जो नाला तुमने देखा है वो उस किले तक जाता है। ये किला कभी मेरा था, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने उस पर कब्जा कर लिया है। उसने मेरे जादू को तोड़ दिया और मुझे किले से निकालकर यहां पानी निकालने का काम सौंप दिया। मेरा पुत्र भी उसी की कैद में है। खैर छोड़ो, तुम बताओ कहां जा रहे हो? बुढ़िया ने पूछा। पूर्णिमा में ऐसे पंखों की तलाश में जा रहा हूं जिन्हें पहनकर मैं आकाश में उड़ सकूं। तुम उन पंखों का क्या करोगे? मैं वे पंख राजा दूरपट को दूंगा, जिससे मुझे बड़ा इनाम मिलेगा और हमारी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। बुढ़िया ने धीरे धीरे कहा, मैं तुम्हारी इस कठिनाई को दूर कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा वृक्ष बता सकती हूँ जिसके पत्तों से पंख बनाकर आदमी आकाश में उड़ सकता है। धर्मबंधु ने उत्तेजना से पूछा, वो वृक्ष कहाँ है? जल्दी बताओ। इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बुढ़िया ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि उस दुष्ट जादूगर से मुकाबला कर सकूं। तुम्हें उस जादूगर को मारना होगा और मेरे बेटी को उसकी कैद से मुक्त करना होगा। धर्मबंधु यह सुनकर निराश हो गया। वह सोचने लगा कि कैसे वह जादूगर का सामना कर सकेगा। फिर भी उसने बुढ़िया से किले का पता पूछा और नाले के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। काफी दूर चलने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पोटली से बचा खुचा खाना निकालकर खाने लगा। तभी एक बड़ा सा बिच्छू पेड़ से गिरकर उसके सामने आ गया। बिच्छू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने भोजन किया है, मुझे भी कुछ खाने को दो। धर्मबंधु ने बिच्छू को भी खाना दिया। थोड़ी ही देर में बिच्छू उससे घुल मिल गया और बोला, तुमने मेरी सहायता की है, मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकूंगा। यदि तुम चाहो तो मुझे अपने साथ रख लो, कभी ना कभी तुम्हारे काम आऊंगा। धर्मबंधु ने आश्चर्य से बिच्छू को देखा, जो मनुष्यों की भाषा में बात कर रहा था। खैर उसने बिच्छू को अपने साथ ले लिया और दोनों आगे बढ़ चले। शाम होने लगी और किला दूर से दिखाई देने लगा। धीरे धीरे अंधेरा होते होते वह किले के द्वार तक पहुंच गया। उसने द्वार खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी उसकी नजर द्वार के ऊपर लटके एक घंटे पर पड़ी। उसने घंटा बजा दिया। घंटा बजते ही दरवाजा अपने आप खुल गया और वह अंदर घुस गया। किले के भीतर चारों ओर पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी। धर्मबंधु मन ही मन डर रहा था, सोच रहा था कि जादूगर का सामना कैसे करेगा। चलते चलते वह एक महल जैसा भवन देखता है और उसमें घुस जाता है। अंदर जाने के लिए एक सीढ़ी थी और धर्मबंधु उस सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचने पर उसने देखा कि वह एक विशाल कक्ष में है। आगे बढ़ने पर उसने पाया कि अब वह खुले आसमान के नीचे है, जहां समुद्र की लहरें गरज रही थी। वह समुद्र के किनारे टहलने लगा। तभी एक विशाल केकड़े के समान भयानक जीव ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। धर्मबंधु उस विकराल जीव का चेहरा देखकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया। वहां सड़े हुए मांस की गंध फैल रही थी। उसकी सांस घुटने लगी और चारों ओर बिखरी हुई मानव अस्थियां देखकर उसकी रूह कांप गई। धर्मबंधु वहां से भागने का रास्ता खोजने लगा। काफी दूर चलने के बाद उसे गुफा में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा, शायद दिन निकल आया है और सूरज की रोशनी गुफा में प्रवेश कर रही है। वह तेजी से उसी दिशा में बढ़ने लगा जहां से उसे रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी धर्मबंधु की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वहां गुफा के अंदर हीरे जवाहरातों का खजाना बिखरा पड़ा था और उन हीरों से निकलती किरणें पूरे गुफा को चमक से भर रही थी।
वो क्षण भर के लिए उस खजाने की चमक